everyone, this is Pratibha. Welcome back to my channel Believe to Learn. So friends, as you know that CTET and UPTET notifications are out now. So in this video, we will discuss about environmental studies in detail. Actually, it has two parts of Maha Marathon and this is going to be Maha Marathon part 1 today. And the best thing of this video will be that it is the extract of SCRT, NCRT, positive and negative tag words and pedagogy. So before starting this session, I want to show you these beautiful notes which has been prepared by our team, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगा है और आपके लिए इसमें NCRT, SCRT, पेडागॉजी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड्स का एक्सट्रैक्ट आपको दिया गया है। और अगर आप केवल इसको पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है और आप 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमने कितने बेहतर तरीके से कंटेंट को प्रेजेंट किया है, शॉर्ट में प्रेजेंट किया है, जो कि आपके लिए गागर में सागर का काम करने वाला है। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर प्रेजेंटेशन हमने आपको सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करी है। इट हैज 55 पेजेस इन विच वी हैव कवर्ड द होल ईवीएस एंड इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ में आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। So if you want to purchase PDF of these beautiful notes, you can purchase it only at 25 rupees. Money collected will be spent for helping poor children. तो आप EVS के नोट्स के साथ साथ इन गरीब बच्चों की मदद भी कर सकते हैं। अगर आप इस PDF को खरीदना चाहते हैं तो आपको हमारे इस WhatsApp नंबर पर संपर्क करना है। WhatsApp नंबर है 7897432904। वहाँ पर आपको कैसे पेमेंट करना है, कैसे आपको PDF मिलेगी, ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल को क्रिएट करने का एम गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने रिसेंटली आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई थी। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसे आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो अब हमारा दूसरा कदम नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा की ओर होने वाला है। दिव्यांगता को हराना है और इन बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाना है। आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए आपको फाइनेंशियली हमें कोई भी सपोर्ट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉरल सपोर्ट करना है। मॉरल सपोर्ट आप हमारे वीडियोस को शेयर करके कर सकते हैं। जो भी कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि इस समय हम सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ा रहे हैं, तो आपको इस कंटेंट को उन लोगों तक पहुंचाना है जिनको इसकी जरूरत है। इससे दो काम आप अच्छे करेंगे। एक तो ये कि आप दूसरों को बेहतर कंटेंट दे पाएंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। पीडीएफ जरूर 25 रुपीज की है, लेकिन आपको मटेरियल सारा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। दूसरा, आप ये अच्छा काम करेंगे कि जो भी अर्निंग उससे आएगी उसे हम गरीब बच्चों की पढ़ाई में, गरीब बच्चों पर लगा पाएंगे, जिससे आप एक बार में एक शेयर से दो अच्छे काम कर लेंगे। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले आज हम जानेंगे कि पर्यावरण अध्ययन है क्या, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन को डिटेल में। तो हमें ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि पर्यावरण अध्ययन है क्या और इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। हम इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पर्यावरण जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो परि का मतलब होता है चारों ओर, जबकि आवरण का मतलब होता है ढके हुए। यानी कि चारों ओर से जो ढके हुए हैं वही हमारा पर्यावरण है। जितने भी जीवधारी हैं उनको जितने भी अजैविक या भौतिक पदार्थ घेरे हुए हैं, जैसे हमारा पानी, धूप, जल, ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं? ये सब हमारे पर्यावरण में आते हैं। यानी कि जितने भी जीवधारी हैं, जितनी भी वनस्पतियां हैं, इनके चारों ओर जो आवरण है, इनके चारों ओर जो ढका हुआ है, जिससे हम लोग ढके हुए हैं, राइट, जितनी भी जीवधारी वनस्पति हैं उससे कवर हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। अब पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना क्या है? तो संकल्पना में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। यहाँ पर हम जानेंगे उन सभी भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक कारक के बारे में कि किस तरीके से ये कारक हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पहला पॉइंट देखें, भौतिकी या अजैविक कारक, तो इसमें आपका स्थल मंडल यानी कि लिथोस्फेयर, जल मंडल यानी कि आपका हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल यानी कि आपका एटमॉस्फेयर। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं और ये काफी हद तक हमारे पर्यावरण को क्या करती है? प्रभावित करती है। अगर हम केवल जल मंडल की बात करें तो 70% जो हमारी पृथ्वी का भाग है वो जल है और इसीलिए हम क्या कहते हैं? पृथ्वी को जलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों ओर जो आवरण है इसी को हम पर्यावरण कह रहे हैं और ये इसके पहले कारक हैं भौतिक और आपके अजैविक कारक। अगर हम बात करें जैविक कारक कौन से होते हैं, जैसे कि पादप हो गया, जो प्लांट हो गए, आपके मनुष्य, जीव जंतु हो गए, सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया वगैरह, तो ये सब भी क्या है? ये जैविक कारक हैं जो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, हमारे एनवायरमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सांस्कृतिक कारक के बारे में, तो सांस्कृतिक कारक समाज से संबंधित होते हैं, यानी कि ये हमारी सोसाइटी से संबंधित होते हैं। सीधी सी बात है कि हमारी सोसाइटी जैसी होगी उससे हमारा पर्यावरण काफ़ी हद तक प्रभावित होगा। जैसे आज की डेट में इतना ज़्यादा प्रदूषण बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हमारा समाज ही जिम्मेदार है।
ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से भौतिकी, अजैविक कारक, जैविक कारक और सांस्कृतिक कारक होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। और ये वो आवरण होते हैं जिन्होंने सारे जीवधारियों को, सारे लिविंग बींग्स को और सारे वनस्पतियों को कवर करके रखा है। और जो ये कवर करके रखा हुआ है चारों ओर से, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, पर्यावरण बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। तो ये एक बेसिक जानकारी आपके लिए हो गई। इसके बाद अगर हम बात करें पारिस्थितिकी की, जिसे हम इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं, क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। तो आपका इसमें जीव और उसके वातावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप इकोसिस्टम में क्या पढ़ते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे कि इकोसिस्टम में जो जीव हैं, जो हमारे लिविंग बींग्स हैं और जो हमारा वातावरण है, उनके बीच में जो संबंध है उसको ये पढ़ते हैं। जैसे कि आज की डेट में आप देख सकते हैं जनसंख्या के कारण जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या में कौन है, जनसंख्या में ये जीव हैं। ठीक है, ठीक है, और जो आपके वातावरण को क्या कर रहे हैं, वातावरण में जो फैला प्रदूषण है उसको मतलब प्रदूषण को फैला रहे हैं, वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, वातावरण को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। तो ये एक बात हो गई कि जो हमारी पारिस्थितिकी होती है, जो इकोसिस्टम होता है, इसमें हम जीव और उसके वातावरण का जो आपसी रिलेशन होता है उसको स्टडी करते हैं। जैसे जनसंख्या की वजह से अब प्रदूषण हो रहा है, तो ये पारिस्थितिकी के यानी कि इकोसिस्टम के दो महत्वपूर्ण विषय बन चुके हैं आज की डेट में। आगे बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। यहाँ पर हम अभी पढ़ रहे हैं संकल्पना। ठीक है, किसकी, पर्यावरण की संकल्पना को पढ़ रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें पढ़नी पड़ेंगी पर्यावरण अध्ययन में। ठीक है, अब अगर हम बात करें दूसरे टॉपिक की, तो वो मानव स्वास्थ्य है। अगर हम बात करें मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की, तो इन दोनों के बीच में सीधा संबंध है। जब हमारा पर्यावरण यानी कि हमारा एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो मानव स्वास्थ्य भी क्या होता है, अच्छा होता है। और जब ये प्रभावित होता है तो ये काफ़ी हद तक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर देता है। आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण में आए परिवर्तनों के कारण ही हो रहा है। तो पर्यावरण और मानव का जो स्वास्थ्य है उसका सीधा सीधा संबंध है। इसीलिए जब भी हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं, तो हम किसी भी तरीके से मानव स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर बात करेंगे वानिकी क्षेत्र की। वानिकी क्षेत्र वनों के संरक्षण एवं संवर्धन तथा वनों के प्रत्येक क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। अगर हम वानिकी क्षेत्र की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बेसिकली हम वनों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कैसे उनका संवर्धन करना है और उनका जो हर एक एरिया है उसके बारे में स्टडी करते हैं। कहीं ना कहीं ये हमें काफ़ी हद तक हमारे पर्यावरण कैसा होगा उसको भी डिटरमाइन करता है। तो वानिकी क्षेत्र को भी, ये भी एक पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना है, इसको भी हमें इसमें पढ़ना होता है। उसके अलावा आता है हमारा जैव प्रौद्योगिकी, जिसको आप बोल सकते हैं इंग्लिश में बायोटेक्नोलॉजी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसके बारे में, तो पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखना है, उसके लिए जो विविध प्रयास है वो किए जाते हैं इसमें। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली पर्यावरण को प्रोटेक्ट कैसे करना है और उसकी गुणवत्ता को कैसे, उसकी क्वालिटी को कैसे बनाए रखना है, इसके बारे में बहुत सारे डिफरेंट प्रयास जो हैं, एफर्ट जो हैं वो किए जाते हैं। तो ये सारी तो एक बेसिक जानकारी हो गई। अभी तक आपको भले ज़्यादा मज़ा ना आया हो क्योंकि ये एक बेस था, लेकिन अब इसके आगे आपको बहुत मज़ा आने वाला है ईवीएस को पढ़ने में, क्योंकि अब यहीं से हमारी एनसीईआरटी की जो मेन शुरुआत है वो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप तो कि ये जो बेस है ये आपका एक बिल्ड हो गया होगा। ये पढ़ाने का हमारा मकसद सिर्फ आपका एक बेस क्रिएट करना था कि हम पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ते हैं, हमें क्या नीड है और इसमें हमें किन किन एस्पेक्ट्स को कवर करना होगा। तो चलिए देख लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले पर्यावरण की थीम के बारे में। अब सबसे पहला जो टॉपिक है कि पर्यावरण की थीम क्या है, तो मुख्य थीम अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहली थीम आपके परिवार और आपके मित्र आ जाते हैं, आपकी फैमिली और आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके जो पर्यावरण के हैं एक मेन थीम है। ठीक है, इसमें आपकी जो उप थीम होती है वो आपके आपसी संबंध होते हैं, आपका जो काम और खेल होता है, आप जो मतलब अगर आपके आसपास जो जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो परिवार और मित्र वाला जो थीम है, इसमें आपकी ये चार उप थीम जो है, सब थीम जो है वो आ जाती हैं। उसके अलावा दूसरी थीम आपकी क्या है, भोजन, तीसरी आपकी आवाज़, चौथी आपकी जल, पांचवी आपकी यात्रा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अब आप कहेंगे कि ये पढ़ने की हमें क्या ज़रूरत है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से आपको चार ऑप्शन दे दिए जाएं और पूछा जाए कि बताइए इनमें से कौन सा मुख्य थीम का भाग नहीं है। आपको दे दिया जाए ये मान लीजिए ये तीन दिया है आपको, परिवार और मित्र, भोजन, आवाज़ दिया है, और उसके बाद आपको कोई उप थीम दे दी, तो सीधी सी बात ये उप थीम है, मुख्य थीम नहीं है। तो मुख्य थीम आपकी ये तीन है, तो आपको आपसी संबंध में टिक कर देना होगा। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि मुख्य थीम क्या है, उप थीम क्या है, और आपकी जितनी भी मुख्य थीमें हैं वो आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जल हो गया, यात्रा हो गई, वह हम चीज़ें कैसे बनाते हैं या वस्तुएं करने के लिए और सीखने के लिए हम क्या करते हैं, ये सारी भी हमारी इसमें थीम में आ जाती है।
अब अगर हम सबसे पहले बात करें परिवार की, तो परिवार में आपके दो तरीके के परिवार होते हैं। एक होता है आपका एकल परिवार और दूसरा होता है आपका संयुक्त परिवार। एकल परिवार में माँ बाप और उनके 2 बच्चे, मतलब बहुत छोटा परिवार होता है, लघु परिवार होता है। ये सब बेसिक जानकारी, अभी हम धीरे धीरे एनसीईआरटी की तरफ मूव होते जा रहे हैं। और दूसरा हमारा संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार एक बड़ा परिवार होता है। इसमें माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, बच्चे सभी मिलकर एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के सुख दुख में क्या होते हैं, काम आते हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ आपके लिए हम बीच में लेकर आए हैं, ये हैं आपके ईवीएस के टैग वर्ड्स, जो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। एट लास्ट जब हम कभी नहीं पढ़ पाते हैं या फिर हमें एट लास्ट जानकारी चाहिए होती है कि किस तरीके से हम सही आंसर पर टिक लगाएं, तो उसमें आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स और नेगेटिव टैग वर्ड्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव टैग वर्ड्स वो होते हैं जिनका अगर यूज़ किया गया है, यानी कि ये हमारी एनसीएफ को क्या कह सकते हैं, एनसीएफ को फॉलो कर रहा है। और नेगेटिव टैग वर्ड्स वो हैं जो एनसीएफ के द्वारा कतई मना करे गए हैं, मतलब जो शिक्षा नीति है उसमें भी इस चीज़ को मना किया गया है। तो ये चीज़ आपके नेगेटिव टैग वर्ड्स में आ जाते हैं, जैसे कि केवल, मात्र, सिर्फ और ही। ये शब्द जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में ये वर्ड मिलता है तो यानी कि वो ऑप्शन सही आंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे पूछा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि क्या नहीं है, तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड पर ध्यान देना है, और अगर आपसे पूछा है कि क्या है, तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड पर ध्यान देना है। और एलिमिनेशन मेथड्स का तो यूज़ करना ही करना है, उससे आप बहुत आसानी से ईवीएस और चाइल्ड साइकोलॉजी और पैडागोजी के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर ले जाएंगे। उसके अलावा दंड देना और डांटना, ये पूरी तरीके से एनसीएफ ने इस चीज़ को नकार दिया है। अगर कहीं पर भी ये दंड देना और डांटना जैसा शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो बिल्कुल गलत है। भेदभाव करना, पर्यावरण को क्षति पहुँचाना या रटना या याद करना, उच्च कक्षाओं के लिए तैयार करना, कंठस्थ कराना मतलब रटाना, और व्याख्यान करना मतलब एक्सप्लेन करना, मतलब यहाँ पर बच्चा कहीं से भी एक्टिव नहीं है, केवल और केवल टीचर एक्टिव है। तो इन सभी चीज़ों को एनसीएफ ने बिल्कुल क्या कर दिया है, नकार दिया है, खत्म कर दिया है, जिसके चलते ये हमारे कौन से वर्ड हैं, नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। अगर हम बात करें पॉजिटिव टैग वर्ड्स की, तो आपका प्रोत्साहन देना, व्यापकता करना या किसी चीज़ का विस्तार करना, सामाजिक अंतःक्रिया करना, हस्त पर अनुभव करवाना, लर्निंग बाय डूइंग करवाना, छात्र का क्रियाशील होना, छात्र एक्टिव होना चाहिए। देखिए ये बात हमारे प्याजे भी कहते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा तो, और हमारे ये बात वाइगोत्स्की भी कहते हैं। प्याजे भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो एक नन्हा वैज्ञानिक है, वो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। प्याजे क्या कहते हैं कि जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है और वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करेगा। ठीक है, बस फर्क इतना है कि प्याजे का कहना है कि ये जो लिटिल साइंटिस्ट है ये अपने ज्ञान का निर्माण खुद ही करेगा, इसको सोसाइटी की हेल्प की जरूरत नहीं है। जबकि वाइगोत्स्की भी यही कहते हैं कि बच्चा एक एक्टिव लर्नर तो है, लेकिन उसे सोसाइटी की जरूरत है। बस यही डिफरेंस है, बाकी ये दोनों ही रचनावादी हैं और ये दोनों ही छात्र के क्रियाशील होने पर जोर देते हैं, और एनसीएफ भी इसी बात पर जोर देता है। आगे बात करें पर्यावरण व प्रकृति सुरक्षा का भाव होना, प्रकृति की सुरक्षा करना या पर्यावरण का भाव रखना। एक टीचर को बच्चों के अंदर ऐसी मतलब फीलिंग्स लानी चाहिए, ऐसे भाव लाने चाहिए कि वो पर्यावरण और प्रकृति की सुरक्षा का भाव रखें। एकीकृत शिक्षा हो, मतलब इंटीग्रेटेड एजुकेशन हो। यहाँ पर जो शिक्षक हैं और जो प्रौद्योगिकी पर ध्यान दिया जाता है, शिक्षकों पर ध्यान दिया जाता है, टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया जाता है, और उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने पर बल दिया गया है एकीकृत शिक्षा में। तो ये बात हमारा जो कह सकते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आपकी बात बिल्कुल ये सही बैठेगी। वास्तविक अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ईवीएस पढ़ा रहे हैं तो अपने इन्वायरमेंट में जो उसने वास्तविक अनुभव किया हो उससे वो चीज़ें लिंक होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक परिवेश हो, ठीक है, खोजने व सीखने के अवसर दें। अपॉर्चुनिटी शब्द जहां आपको मिल जाए तो वहां वो पॉजिटिव, एक तरीके से पॉजिटिविटी को ही दिखा रहा है, और वो आपका 99% ऑप्शन होता है कि चांस बिल्कुल सही है, लेकिन आप 2 से 3 ऐसे ऑप्शन दे दें जिसमें पॉजिटिव टैग वर्ड्स हैं, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। वैसे होता नहीं है, एक ही ऑप्शन में आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या है तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड्स पे ध्यान देना है, और अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि क्या नहीं है तो आपको नेगेटिव टैग वर्ड्स में ध्यान देना हो। बेसिकली ये आपको काम आएगा पेडागोजी में। फिर बात करते हैं भ्रमण विधि और अवलोकन करना। बच्चा खुद से अवलोकन करता है, भ्रमण करता है, तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आती हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में हमें बच्चों को इन्वायरमेंट से रिलेट करना है ताकि वो चीज़ों को अपनी दैनिक जीवन से जोड़कर पढ़ पाए। फिर आगे बात करेंगे हम। अब यहाँ से हमारी बेसिक जो चीज़ें हैं जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अनीता कुशवाहा की, जो कि एक स्टार गर्ल हैं। अनीता कुशवाहा क्या थी? एक मधुमक्खी पालक हैं। ये क्या है? एक मधुमक्खी पालक हैं। ये बिहार में मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार में मुजफ्फर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है। आप केवल 2 से 3 बार ये सुन लेंगे, मैं ये पढ़ा तो रही हूँ, अगर आप PDF चाहें तो आप PDF को अगर 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको इसके बाहर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद है मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ पाए जाते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि मुजफ्फरपुर में क्या पाया जाता है? लीची के पेड़ पाए जाते हैं, जहाँ जो कि मधुमक्खियों को क्या करते हैं? लुभाते हैं।
मुजफ्फरपुर में क्या पाया, आप देखिए यहाँ से आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं कि लीची के पेड़ पाए जाते हैं और ये मधुमक्खियों को क्या करते हैं, लुभाते हैं। लीची के फूल कब खिलते हैं, ये आपके फरवरी माह में खिलते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें पता चली कि अनीता कुशवाहा एक मधुमक्खी पालक हैं, वो बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गाँव की रहने वाली हैं और मुजफ्फरपुर में लीची के पेड़ पाए जाते हैं और ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं और लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट बात निकल कर आती है कि मधुमक्खी पालन का जो सबसे अच्छा समय है वो अक्टूबर टू दिसंबर होता है और इसी समय ये अंडे देती है। जो अक्टूबर टू दिसंबर, अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खी किस समय अंडे देती हैं तो वो आपका अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में जो मधुमक्खी हैं वो अंडे देती हैं, ठीक है। और मधुमक्खी के जो पालन का अच्छा समय होता है वो भी अक्टूबर टू दिसंबर होता है, जैसे कि अभी अक्टूबर चल रहा है, राइट, ओके। तो मधुमक्खी इसी समय मधुमक्खी अंडे भी देती हैं और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ये कई बार पूछा गया है, तो इसे आप एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं, ठीक है। मधुमक्खी पालन को आप एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियां समूह में कार्य करती हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात कि मधुमक्खियां कैसे कार्य करती हैं, ग्रुप्स में कार्य करती हैं। किस में कार्य करती हैं, ग्रुप्स में कार्य करती हैं। और इनके छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है। कौन होती है, एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मधुमक्खियों मतलब जो मधुमक्खियों का ग्रुप होता है तो क्या उसमें सारी मधुमक्खियां अंडे देती, नहीं, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो कि अंडे देने का काम करती है और इनमें काम करने वाली मक्खियां शहद के लिए रस खोजती हैं और जितनी भी काम करने वाली मक्खियां होती हैं वो शहद के लिए क्या करती हैं, रस खोजती हैं और इसमें जो नर मक्खी होते हैं वो ज़्यादा काम नहीं करते। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या हुई कि मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर टू दिसंबर होता है। इसी समय जो है मधुमक्खी अंडे देती है और इसमें एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। मधुमक्खियां समूह में कार्य करती हैं और इनके छत्ते में जो रानी मधुमक्खी होती है केवल वही अंडे देती है और बाकी मधुमक्खियां शहद के लिए रस खोजती हैं और नर मक्खियां ज़्यादा काम नहीं करती। तो ये सारी बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं और अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं। फिर मधुमक्खियों की तरह कौन कौन ऐसा करता है, चींटियां भी समूह में रहती हैं, मतलब चींटियां भी जो आपकी आंट्स होती हैं वो भी ग्रुप्स में रहती हैं, ठीक है। उसके अलावा वह मिलकर काम करती हैं। इनमें रानी चींटी होती है। अब जैसे रानी मधुमक्खी अंडे देती थी वैसे ही रानी चींटी अंडे देती है और जितनी भी सिपाही चींटी होती हैं मतलब वहाँ पर काम करने वाली मक्खियाँ क्या करती थी, रस खोजती थी शहद के लिए और यहाँ पर जो सिपाही चींटी होती हैं वो बिल की सुरक्षा करती हैं। और जो काम करने वाली चींटी, दो तरीके की चींटी है, एक सिपाही चींटी जो बिल की सुरक्षा करती है और काम करने वाली चींटी जो भोजन लाती हैं, ठीक है। मधुमक्खी व चींटी की तरह ही दीमक, तैतैया भी समूह में मिलकर काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये हैं तो ज़रूर बचकानी चीज़ें, लेकिन यहीं से ईवीएस के क्वेश्चन बनते हैं और अगर आपको एक भी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आपके आंसर गलत हो जाते हैं। यहाँ पर पीडीएफ में एक भी पॉइंट अननेसेसरी नहीं दिया है, हर एक पॉइंट का महत्व है अपने आप में, तो आप उसको बहुत ध्यान से सुन ही लें केवल। अमृता देवी के बारे में अब हम बात करेंगे। अमृता देवी विश्नोई में पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया था। जो अमृता देवी थी वहाँ विश्नोई नामक एक जगह है जहाँ पर उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। ये राजस्थान, आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने राजस्थान का पहनावा भी पहना हुआ है, तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि राजस्थान की बात हो रही है। तो अमृता देवी विश्नोई के में पेड़ों को बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। ये राजस्थान में जोधपुर जिले के खेजड़ी गाँव की रहने वाली है। किसकी रहने वाली है, खेजड़ी। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस गाँव का नाम खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण ही खेजड़ी पड़ा था। तो राजस्थान में जो जोधपुर जिला है वहीं पर एक खेजड़ी गांव है जहां की ये रहने वाली हैं और खेजड़ी वृक्षों की अधिकता के कारण ही इस गांव को खेजड़ी कहा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस गांव में संत जम्बो जी के, ये कई बार पूछा गया है कि किसके अनुयायी रहते हैं, तो ये संत जम्बो जी की जगह कुछ और कर देते हैं और आपको कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इस गांव में संत जम्बो जी के अनुयायी विश्नोई समुदाय के लोग रहते थे। किस समुदाय के लोग रहते थे, विश्नोई समुदाय के लोग रहते थे और ये इस गांव में संत जम्बो जी के अनुयायी रहते थे जो कि विश्नोई समुदाय के थे। और इनकी खास बात ये थी कि ये प्रकृति को ही अपना जीवन मानते थे। इनके हिसाब से प्रकृति इनका क्या थी, जीवन थी। और 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के राजा अभय सिंह ने महल बनाने के लिए क्या करा, देखिए हुआ कैसे इन्होंने अपना बलिदान दिया पेड़ों को बचाने के लिए। तो एक कहानी के तौर पर हम इस चीज़ को समझते हैं। क्या हुआ, 1730 ईस्वी में मारवाड़ रियासत के राजा थे एक अभय सिंह, उन्होंने महल को बनाने के लिए क्या भेजा, अपने सैनिकों को भेज दिया। कहाँ भेज दिया, पेड़ काटने के लिए खेजड़ी गांव भेज दिया। खेजड़ी गांव में कौन से वृक्ष पाए जाते थे, खेजड़ी वृक्ष पाए जाते थे। जहां अमृता देवी ने पेड़ों से चिपक कर विरोध किया और पेड़ों की रक्षा की खातिर अमृता देवी के साथ कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, 363 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। ये कई बार पूछा गया है कि अमृता देवी के साथ कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, तो आप कहेंगे 363।
ठीक है, 3 2 जा 6 और फिर 3, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। अब खेजड़ी का पेड़ जो है वो रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। सीधी सी बात है, राजस्थान के किस जिले में है? बार बार मैं चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको चीज़ें रट जाएं, आपकी चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, आपको दोबारा से रटना ना पड़े, आप सिर्फ एक बार चीज़ों को देखें। तो राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, राजस्थान का जो जोधपुर जिला है, वहाँ पर ये जो खेजड़ी गांव है वहाँ पर खेजड़ी का पेड़ पाया जाता है। तो सीधी सी बात है, खेजड़ी का पेड़ किस इलाके में पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसकी छाल दवा के काम आती है और इसकी फलियाँ की सब्जियाँ, इसकी जो फलियाँ होती हैं उनकी सब्जी बनती है और इसकी लकड़ी जो है उसमें कीड़ा नहीं लगता, जो फर्नीचर बनाने और जड़ हल बनाने के काम आती है। तो इतनी सारी खास बात है किस पेड़ की? खेजड़ी पेड़ की। किस पेड़ की? खेजड़ी पेड़ की। तो ये सारी चीज़ें आपसे कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बात करेंगे सूर्यमणि जी की। सूर्यमणि कौन है? एक स्टार गर्ल है। सूर्यमणि एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। क्या थी ये? आप देख सकते हैं सूर्यमणि जी की तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी। ये एक फॉरेस्ट एक्टिविस्ट हैं। ये झारखंड के कुडुख समाज की आदिवासी महिला हैं। इंपॉर्टेंट बात कि ये झारखंड की हैं, उसके कुडुख समाज की हैं, एक आदिवासी महिला हैं। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे टू द पॉइंट लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो इस PDF को भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी फीस मात्र 25 रुपये है और इसकी जो फीस भी कलेक्ट होगी वो भी गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाई जाएगी। तो आप इसे चाहें तो खरीद सकते हैं अपने रिवीजन पर्पज़ के लिए। सिर्फ आपने 2 से 3 बार अगर उसे रिवाइज कर लिया तो आपके लिए इतना ही सफिशियंट है। एक बार आप वीडियो देख लीजिए और चाहे तो आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आप नोट बना लीजिए, इट डजंट मैटर कि आप क्या करते हैं, बट आपको बस पढ़ना है। दूसरा हो गया आपका, सूर्यमणि को जंगल की बेटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यमणि को जंगल की बेटी भी कहते हैं। ये झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। तो झारखंड में जो जंगल बचाओ आंदोलन है उससे ये जुड़ी हुई हैं। आगे बात करते हैं, सूर्यमणि ने कुडुख समाज की संस्कृति बचाए रखने के लिए एक केंद्र खोला जिसका नाम तोरांग रखा। अब यहाँ से आपसे कई बार सवाल बन जाता है कि सूर्यमणि ने कुडुख समाज की संस्कृति को बचाए रखने के लिए किस केंद्र को खोला, या जो केंद्र खोला उसका नाम क्या रखा? तो उसका नाम इन्होंने क्या रखा? तोरांग। उसका नाम इन्होंने क्या रखा? तोरांग इसका नाम रखा। और तोरांग को कुडुख भाषा में क्या कहते हैं? जंगल कहते हैं। इन्होंने तोरांग क्यों रखा? क्योंकि ये जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ी हैं। कुडुख समाज की संस्कृति को बचाए रखने के लिए इन्होंने एक केंद्र खोला जिसका नाम तोरांग रखा और इसका मतलब ही क्या है? जंगल। इसका मतलब क्या है? जंगल। ये कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। ठीक है, जो कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ पर जंगलों पर हक है और ये कानून यही आदिवासियों को क्या करता है? हक दिलाता है कि जो भी 25 वर्ष से ज़्यादा या 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं तो वो उस जंगल पर अधिकारी हैं, मतलब उनका उस जंगल पर अधिकार है। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, इससे कई बार प्रश्न आपका पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि ये सारे प्रश्न जो है, ये सारी चीज़ें आपकी आई हुई हैं और एक बार नहीं सैकड़ों बार आई हैं। तो चलिए बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी दी की। आप ये चित्र देख सकते हैं। ओके, तो कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं। ये क्या है? एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, एक ये वेट लिफ्टर है, मतलब वेट उठाती हैं। ओके, तो ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। खास बात इनकी ये है कि 12 वर्ष की उम्र से ही इन्होंने वजन उठाने का जो अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है, वो शुरू कर दी थी। कई बार ऐसा सवाल पूछ लिया जाएगा कि इन्होंने जो अभ्यास करने की तैयारी शुरू करी थी, अभ्यास शुरू किया था वेट उठाने का, तो वो 18 वर्ष से शुरू किया था, 12 वर्ष से शुरू किया था, 13 वर्ष से शुरू किया था या 14? तो आप क्या बोलेंगे? इन्होंने 12 वर्ष से ही वेट उठाने का जो अभ्यास है उसको शुरू कर दिया था। फिर बात करते हैं, अब कर्णम मल्लेश्वरी 130 किलोग्राम तक जो वजन है वो उठा लेती हैं और कर्णम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते हैं। इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। तो ये सारे एक एक पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इसी से प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए इन चारों में से क्या गलत है, बताइए इन चारों में से क्या सही नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी क्या है? ये 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इन्होंने भारत से बाहर 29 मेडल जीते हैं और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इनके पिताजी पुलिस में हवलदार थे। अब वो बोल देगा SI थे, तो आपको वो ऑप्शन क्या है? गलत बताना होगा। हम जानेंगे हीरा, ज्वाला और लीला के बारे में। तीनों ही सगी बहनें हैं और ये कबड्डी प्लेयर हैं। आश्चर्य की बात है कि ये तीनों ही सगी बहनें हैं और ये तीनों ही क्या हैं? एक कबड्डी प्लेयर हैं और ये मुंबई की रहने वाली हैं। कबड्डी को अन्य नामों से भी जाना जाता है जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आप नाम देख सकते हैं, थोड़े अजीब से नाम है। चेड़ गुड्डू, आपका हुतू लू, हाडू डूडू, हु किट किट। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई यहाँ पर कि कबड्डी जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। बा से आप बांग्लादेश याद कर सकते हैं, कबड्डी के बा से बांग्लादेश। चलिए आगे जानते हैं।
अब हम बात करेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म की। वहीदा प्रिज्म भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। ये क्या है? भारतीय नौसेना, आप इनका चित्र देख सकते हैं। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? जम्मू कश्मीर की। वहीदा जो है वो समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है। ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमांड संभाली। एक परेड में इन्होंने कितने निर्देश दिए? कई बार ऐसा पूछा गया है कि एक परेड में इन्होंने कितने निर्देश दिए, तो एक परेड में इन्होंने 36 निर्देश दिए और ये पूरी परेड की कमांड संभालने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। उसके अलावा यह जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के थाना मंडी गाँव की थी। जम्मू कश्मीर की तो रहने वाली हैं, वहाँ का किस जिले में? वहाँ राजौरी जिला है, वहाँ पर एक जो थाना मंडी है उस गाँव की रहने वाली थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसके बारे में। इसके बाद प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। अब प्रिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसा कांच जो कि क्या करता है? 7 रंग दिखाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, जो कि क्या करता है? 7 कलर्स दिखाता है। आगे बात करेंगे बछेंद्री पाल की, जिससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन। यहाँ पर ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से मैं ये नहीं कह सकती कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमने NCERT, SCERT, पेडागोजी का निचोड़ आपको दिया है। पेडागोजी में अभी आपने देखे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। अगर वो टैग वर्ड्स आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन पेडागोजी का गलत नहीं होगा, और बाकी जो भी आपका कंटेंट है वो तो हम पढ़ ही रहे हैं, और एक भी कंटेंट फालतू यहाँ पर आपको नहीं दिखाया गया है। हम जानेंगे बछेंद्री पाल के बारे में। बछेंद्री पाल उत्तराखंड के गढ़वाल के नाकुरी गांव की रहने वाली। कहाँ की रहने वाली? गढ़वाल के नाकुरी गांव की। ये एक पर्वतारोही हैं, और पर्वतारोही के ही कारण आप ये याद कर सकते हैं कि ये कहाँ की रहने वाली होंगी? उत्तराखंड की रहने वाली होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से ट्रेनिंग ली थी। ये कई बार पूछा गया। यहाँ पर नाम में थोड़ा सा परिवर्तन करके आपको कंफ्यूज कर देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। और उनके जो गाइडर थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह, ये कई बार पूछा गया कि उनके गाइडर कौन थे, तो उनके जो ट्रेनर थे एक तरीके से वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इन्होंने 23 मई 1984 को 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम जिसका सागर माथा है, पर कदम रखा। तो इंपॉर्टेंट बात कि इन्होंने क्या करा? 23 मई, कब किया? 23 मई 1984 को इन्होंने क्या करा? 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, नेपाली नाम जिसका सागर माथा, उस पर कदम रखा। और बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं ऐसी महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये भारत की तो पहली थी बछेंद्री पाल जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा, लेकिन ये विश्व की 5वीं थी। तो अब एक सवाल आता है कि विश्व की पहली महिला कौन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया? तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की, ये विश्व थोड़ा गलत लिखा है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये विश्व की पहली जो महिला थी वो जुनको ताबेई थी, जो कि जापान की रहने वाली थी। कौन थी? जुनको ताबेई। आगे बात करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका चेहरा। अब अगर हम बात करें माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली विश्व की पहली अपंग महिला के बारे में, तो वो कौन है? वो आपकी अरुणिमा सिन्हा है, जो कि एक भारतीय हैं। अब एक कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो आप समझ लीजिए कि पहाड़ से उतरने को क्या बोलते हैं? रोलिंग बोलते हैं। दूसरी बात, स्लिंग क्या होता है? ये एक तरीके का हुक होता है जो पहाड़ों में चढ़ने के लिए काम आता है, आपने देखा भी होगा पिक्चरों में, ठीक है। उसके अलावा जो नदी पर मोटे रस्से में डाला जाता है उसे क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप आपको हटा लेना है, उसे क्या बोलते हैं? पिट ऑन खूंटो कहते हैं, जो कि दोनों सिरों पर क्या करे जाते हैं? गाड़े जाते हैं। दोनों सिरों पर क्या करे जाते हैं? गाड़े जाते हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर 43 मिनट तक रही। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कई बार पूछी गई है कि बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर कितने समय तक के लिए रही, तो वो आपकी 43 मिनट तक रही। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इसके बाद हम जानेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाई थी। अब हमारा दूसरा कदम नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा की ओर होने वाला है, और इसके लिए आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। इसमें आपको फाइनेंशियली हमारी मदद ना करके सिर्फ और सिर्फ हमारा मॉरल सपोर्ट करना है। आप दिन भर में बहुत सारे वीडियो शेयर करते होंगे, लाइक करते होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेंट को उन तक पहुंचाना है जिनको इनकी ज़रूरत है। जैसे कि अभी मैं सीटेट के लिए ईवीएस पढ़ा रही हूं, तो आपको इसे सीटेट के अभ्यर्थी या जितने भी टेट के अभ्यर्थी हैं उन तक पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके और सिर्फ अपना मॉरल सपोर्ट दे सके, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन असहाय बच्चों की मदद कर सकें। आई होप सो कि आपने ये कर दिया होगा। अब हम जानते हैं सुनीता विलियम्स के बारे में। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी।
जो अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। ये अंतरिक्ष यात्री जरूर थी, लेकिन ये सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी। इस बात को आपको याद रखना है। और ये कहाँ से ताल्लुक रखती हैं? तो ये भारत के गुजरात से ताल्लुक रखती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कल्पना चावला की, अब यहाँ पर जितने भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको हम एक साथ पढ़ लेंगे ताकि आप चीजों को लिंक कर पाए, क्योंकि इससे कई बार कंफ्यूज करके क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए, कल्पना चावला भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्री थी और ये अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और ये भारत में हरियाणा से ताल्लुक रखती है। तो आपको डिफरेंस समझना है कि सुनीता विलियम्स जो थी ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्रथम महिला थी और ये गुजरात से थी, जबकि कल्पना चावला जो थी वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी, भारतीय महिला थी और ये भारत में हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं। तो ये तो दो महिलाओं की बात हो गई। अब अगर हम बात करें अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति के बारे में, तो राकेश शर्मा भारत के पहले व विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे और ये भारत में पंजाब से ताल्लुक रखते हैं। तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। और चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति सभी को पता है, नील आर्मस्ट्रांग थे, जो 1969 में चांद पर गए थे। तो ये सारी बातें बच्चों वाली बातें हैं, लेकिन ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यही से छोटे छोटे प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि आप जाने वाले हैं बच्चों को पढ़ाने, ईवीएस आप प्राइमरी कक्षा के बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन बेसिक बातों की जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे गीजू भाई बदेका के बारे में, जिससे एक क्वेश्चन हर बार पूछ लिया जाता है। गीजू भाई बदेका का पूरा नाम गिरिजा शंकर भगवान जी बदेका था और गीजू भाई गुजरात से, इनके गा से आप याद रख सकते हैं कि ये गुजरात से थे। ये एक महान शिक्षा शास्त्री थे और बच्चों के लिए कई सारे किस्से कहानियां जो हैं ये लिखा करते थे। उनकी रचनाओं में चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, आनंदी कौआ, ये सारी चीजें जो थी वो प्रमुख थी। तो ये सभी आपको पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे रोनाल्डो रॉस के बारे में, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो रोनाल्डो रॉस जो है वो भारतीय मूल के ब्रिटिश नोबेल पुरस्कार विजेता थे। इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1902 में। इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था और इन्होंने बताया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। तो अगर आपसे एक प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि मलेरिया किससे फैलता है, ये किसने बताया था, तो मलेरिया मच्छर से फैलता है, ये रोनाल्डो रॉस ने बताया था। और मलेरिया की दवा सिनकोना पेड़ की छाल से बनती है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, उन्हीं से पतले छोटे भूरे रंग के कीड़े निकलते हैं जिन्हें हम लार्वा कहते हैं। आपने कई बार अपने कूलर के पानी में, अपने घर के बाहर की नालियों में लार्वा देखा होगा, आप इस चीज को भली भांति जानते होंगे। अब बात करते हैं लुई ब्रेल की। लुई ब्रेल फ्रांस के शिक्षाविद व अन्वेषक थे। इन्होंने ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ब्रेल लिपि जितने भी नेत्रहीन छात्र होते हैं उनके लिए पढ़ने का एक तरीका होता है और लुई ब्रेल ने ही आपकी जो ब्रेल लिपि है उसकी खोज करी थी। और इन्हीं नेत्रहीन बच्चों के शिक्षा की क्षेत्र में भी हम जल्द ही कुछ करने वाले हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। आपको बस और कुछ नहीं करना, आपको बस इसी तरह से अपना प्यार देते रहना है और हमारे वीडियोस को उन तक पहुंचाना है जिन्हें इन वीडियोस की जरूरत है। चलिए, ब्रेल लिपि जो है वो अंधे लोगों के लिए पढ़ने का एक खास तरीका होता है और ये 6 बिंदु, इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेल लिपि में 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ये ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो छू छू के उन बिंदुओं को पढ़ते हैं। ब्रेल कागज पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है कि उस पर क्या लिखा है। तो ये चीज तो आपको कॉमन सी बात है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ए बना हुआ है, ठीक है, किस तरीके से ये बी बना हुआ है, किस तरीके से सी बना हुआ है। तो ये ब्रेल लिपि की मदद से इनको उभार के बनाया गया है। चलिए आगे जानते हैं गांधी जी के बारे में। इनके बारे में भी कुछ चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। गांधी जी को तो हम सभी जानते हैं। तो भारत में अंग्रेजों के आम लोगों के लिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात है गांधी जी के बारे में जो आपको एनसीईआरटी में पढ़ने को मिलेगी कि भारत में अंग्रेजों ने क्या किया था, आम लोगों के लिए नमक बनाने पर रोक लगा दी थी और इसके विरोध में गांधी जी ने 12 मार्च 1930, ये डेट याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है, कई बार यहाँ पर कंफ्यूज कर देते हैं, 1930 की जगह 29 कर देते हैं। तो 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास एक स्थित है साबरमती आश्रम, वहां से इन्होंने दांडी के समुद्र तक इन्होंने क्या करा, पैदल मार्च निकाला था और गांधी जी ने 24 दिन में 340 किलोमीटर चलकर इन्होंने क्या करा, नमक कानून को तोड़ दिया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात सामने निकल कर आती है कि भारत में अंग्रेजों ने क्या किया था, आम लोगों के नमक बनाने पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध के तहत इन्होंने अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम से दांडी के समुद्र तक इन्होंने क्या करा, पैदल मार्च निकाला और इस कानून को तोड़ा। अब बात करेंगे अल-बुरूनी के बारे में। अल-बुरूनी मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। ये एक इंपॉर्टेंट बात, इसका जन्म 937 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हुआ था, के खीवा में हुआ था। इसका जो मूल नाम था वो अब्दुर रहमान मोहम्मद बिन कासिम था। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इसका मूल नाम पूछ लेते हैं। तो इसका मूल नाम क्या था, इसका मूल नाम था आपका अब्दुर रहमान मोहम्मद बिन कासिम।
ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। उसके अलावा अलबरूनी 1018 ईस्वी में गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि वो कब भारत आया था, तो 1018 ईस्वी में। और यहाँ इसने 10 वर्ष तक रहकर क्या करा, यहाँ पर इसने 10 वर्ष तक रहकर संस्कृत, भारतीय दर्शन, ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। और अलबरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक हिंद, किताबुल हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी प्रकाश डाला। मतलब जो सोशियोलॉजिकल जीवन था, जो सोसाइटी थी हमारी, और जो सांस्कृतिक जीवन था, जो कल्चरल लाइफ थी, उस पर इन्होंने प्रकाश डाला। किस पुस्तक को लिखकर, तहकीक हिंद और किताबुल हिंद को लिखकर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब बात करेंगे विष्णु चिंचालकर की। विष्णु चिंचालकर जो थे वो इंदौर के मशहूर कलाकार थे। और ये इनकी खास बात थी कि ये सूखे पत्तों पर चित्र बनाते थे। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे। अब बात करेंगे अफसाना मंसूरी की। अफसाना मंसूरी एक बास्केटबॉल प्लेयर थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से प्लेयर थे, क्रिकेटर थे, फुटबॉल प्लेयर थे, कौन से प्लेयर थे, तो आपको बताना है कि बास्केटबॉल प्लेयर थे। अब इसके बाद आ जाता है हमारा ग्रेगोर मेंडल के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, आप इनका चित्र देख सकते हैं। ओके, तो जो मेंडल का जन्म है वो 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था। आप देखिए मेंडल के एम से याद रख लीजिए कि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, मटर पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था, मटर पर। इन्होंने बताया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जो मटर का पौधा होता है उसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो जोड़ियों में होते हैं, जैसे कि बीज का चिकनापन और खुरदरापन। ये कहीं ना कहीं तरह के बीज जो है वो अगली पीढ़ी के बीज भी ऐसे ही होंगे। मतलब जैसे कि हमारी होते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसी पीढ़ी होती है वैसी दूसरी पीढ़ी होती है। उसी तरीके से उन्होंने बोला कि मटर का जो खुरदरापन होता है और जो चिकनापन होता है, इस तरह के बीज की अगली पीढ़ी भी, जो बीज होते हैं उसकी अगली पीढ़ी के जो बीज होते हैं वो भी उसी प्रकार के होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करेंगे जॉर्ज मैस्ट्रेल की। स्विट्जरलैंड में मैस्ट्रेल ने क्या किया, ये स्विट्जरलैंड में होगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में मैस्ट्रेल ने क्या किया, 1948 में वेल्क्रो बनाया था। क्या बनाया था, वेल्क्रो बनाया था। आपने ये देखा होगा, इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर किया जाता है। आपने देखा होगा कि एक मतलब जैसे पट्टा टाइप का होता है जिसमें ब्लैक कलर का ऐसे निकला होता है या वाइट कलर का ऐसे निकला होता है, जो कि अगर आप अपने बैग के दूसरे साइड पर चिपकाओ तो वो चिपक जाता है। दैट इज कॉल्ड वेल्क्रो, ठीक है। तो इसके ऊपर भी एक कहानी है, बट वो कहानी आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि वेल्क्रो बनाया था और इसका प्रयोग बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि को चिपकाने के लिए, उनको साथ में जोड़ने के लिए किया जाता था, ठीक है। आगे बात करेंगे लिंग पूर्वाग्रह के बारे में। किसी लिंग विशेष के प्रति महिला अथवा पुरुष के प्रति एक निश्चित सोच बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह है। अगर आपसे पूछा जाए कि लिंग पूर्वाग्रह क्या है, आप यहाँ पर इस लड़की को देख पा रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि किसी एक लिंग के विशेष के, मतलब जैसे कि महिला है तो यही काम करेगी, पुरुष है तो यही काम करेगा, उसके लिए एक निश्चित सोच को बना लेना लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है। इस टॉपिक में यही बताने का प्रयास किया गया है कि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में लड़कों से कम नहीं होती। शिक्षक बच्चों को समान अवसर उपलब्ध कराए, मतलब केवल लड़कों पर ध्यान न देकर लड़कियों पर भी ध्यान दे, मतलब सबको बराबरी का दर्जा दे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर हो। तो यहाँ से हमने कुछ बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से कवर करी हैं। आई होप तो कि यहाँ तक की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। आगे बात करेंगे अब मेरी यात्रा के बारे में। अगर अब मेरी यात्रा के मुख्य बिंदुओं के बारे में पढ़ें तो एक आता है आपका गोवा से केरल तक के रेल रास्ते में 92 सुरंग, 2000 पुल पड़ते हैं। अगर हम बात करें गोवा की, तो गोवा से जब आप केरला तक जाएंगे तो वहां पर आपको बीच में कितनी सुरंगें पड़ेंगी, 92। कई बार ये पूछा गया है, तो वहां पर आपकी 92 सुरंग और 2000 पुल जो है वो पड़ जाएंगे। आगे बात करेंगे ट्रेन से चेन्नई से कोची जाने में 12 घंटे लगते हैं। अगर आप ट्रेन से जाएं चेन्नई से कोची, ठीक है, अगर आप ट्रेन से चेन्नई से कोची जाते हैं तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, आपको 12 घंटे लगते हैं। पुणे से कोलकाता तक जाने में क्या लगता है, 2 दिन लग जाते हैं। अगर आप पुणे से क्या करें, पुणे से कोलकाता जाएंगे तो आपको कितने दिन लग जाएंगे, तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट बात। मुंबई से दिल्ली तक का सफर जो है वो 1400 किलोमीटर, बाइक से 3 दिन लगते हैं इसमें। और अगर हम बात करें इस सफर में जो आपका पढ़ने वाले राज्य है वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान और दिल्ली हैं। आपको मैं इसको दिखाना भी चाहूंगी। अगर आप स्क्रीन पर इंडिया का मैप देख पा रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम मुंबई से न्यू दिल्ली तक जाते हैं तो आपका रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी, आपको मैं एक बार दिखा भी देती हूँ। आप देख सकते हैं ये आपका मुंबई है। अगर आप मुंबई से कहाँ जाना चाह रहे हैं, दिल्ली जाना चाह रहे हैं, तो आपका रास्ते में महाराष्ट्र पड़ेगा, गुजरात पड़ेगा और राजस्थान पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ें, ये 3 जो आपके कह सकते हैं स्टेट हैं वो आपके पड़ेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर आप मैप से 1-2 क्वेश्चन जरूर आते हैं तो आप मैप जरूर देख कर जाइएगा। और ज़्यादातर जो NCERT में जिस तरीके के क्वेश्चन बने हैं उसी से ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं।
अब इसी तरीके से हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि दिल्ली से मनाली, मनाली से जम्मू होते हुए लद्दाख जाते हैं। हम कैसे जाते हैं? अगर दिल्ली से हमें लद्दाख जाना है तो पहले दिल्ली से मनाली जाएंगे और मनाली से जम्मू होते हुए हम लद्दाख जाएंगे। तो ये चीज़ भी आप मैप में देख सकते हैं। लोनर का अर्थ क्या होता है? अकेला रहने वाला। ठीक है, आगे बात करेंगे हम गुजरात के बारे में। अब गुजरात के बारे में बात करूं तो अब यहाँ पर एनसीईआरटी के तहत आपको समझाने की कोशिश करी है कि कहाँ की क्या खास बात है, किस स्टेट की क्या खास बात है। तो अभी मैं गुजरात में हूँ, यहाँ मैंने गांधीधाम नगर देखा, यानी कि गुजरात में क्या है? गांधीधाम नगर है, जो इसमें बिल्कुल बच्चों की तरह आपको चीज़ें समझाई जाती हैं और आपको ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं बनना है, आपको बच्चों की ही तरह इस चीज़ों को समझना है। तो अभी आप गुजरात में, मान लीजिए आपने वहाँ गांधीधाम देखा, उसके अलावा कच्छ जिले का जो नगर है, ये यहाँ जो कि क्या है? कच्छ जिले का नगर है। अब मैं बलसाड़ स्टेशन पर पहुँच चुकी हूँ, यानी कि यहाँ पर बलसाड़ स्टेशन है और यहाँ पर खाने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो मेन खाने वाली चीज़ें हैं वो बटाटा वड़ा, आपका पूरी साग, ढोकला, नींबू वाले चावल और मिठाई बिक रहे हैं। तो मतलब ये यहाँ की खास जो है वो रेसिपी है, आप ये कह सकते हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे। बान गांव जो है, बान गांव गुजरात में है, ये इंपॉर्टेंट बात। यहाँ सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कई बार सवालों के तहत पूछा गया है कि ऐसा कहाँ करते हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या करते हैं कि सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को क्या करते हैं? मसाले के साथ एक मटके में भर देते हैं। ठीक है, एक मटका होता है, उसमें वो सारी सब्जियों को मसाले के साथ भर देते हैं और उसकी सील जो है वो ऊपर से बंद करके कोयले के अंगारे होते हैं, वहाँ पर मटके को उल्टा करके, ये जो मटका होता है इसको क्या करते हैं? उल्टा करके रख देते हैं और इस पकी सब्जी को उंगरियू कहते हैं। क्या कहते हैं? उंगरियू कहते हैं, जिसका गुजराती भाषा में अर्थ होता है उल्टा। ठीक है, क्योंकि इसमें मटके को उल्टा करके ये खाना जो है वो पकाया जाता है। अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी स्थित है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और कच्छ में 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। कच्छ का भूकंप आपने सुना भी होगा, 26 जनवरी 2001 में क्या आया था? ये भूकंप आया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। अब बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र, अब मैं गुजरात से निकलकर कहाँ आ गया? महाराष्ट्र। अभी आपने देखा कि रास्ते में कितनी जगहें पड़ती हैं, तो पहले हमने गुजरात के बारे में जाना, अब हम किसके बारे में जानेंगे? महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। यहाँ पर मराठी भाषा बोली जाती है, ये एक इंपॉर्टेंट बात। और यहाँ गोरेगांव और बाजार गांव, बरघा शहर देखा। यहाँ पर कौन कौन से गांव हैं? गोरेगांव है, बाजार गांव है और वर्धा गांव शहर भी है यहाँ पर। और विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है, इसको लिख लीजिए कहीं कि विक्टोरिया टर्मिनल स्टेशन जो है वो आपका मुंबई में है। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है, ये कई बार इंपॉर्टेंट बात में पूछा गया है। और कफ परेड मुंबई में है। कफ परेड कहाँ पर है? तो ये आपकी मुंबई में है। अब जानेंगे हम गोवा के बारे में। अब मैं गोवा में प्रवेश कर चुका हूँ, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब हमने महाराष्ट्र के बारे में जान लिया, अब मैं गोवा के बारे में जानूंगी। यहाँ मैंने मडगांव देखा, यहाँ हमने क्या देखा? मडगांव देखा, यानी कि गोवा में क्या है? मडगांव है। और यहाँ चारों तरफ हरियाली, मैदानों की लाली आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें उगे छोटे छोटे पौधे बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो छोटे छोटे पौधे होते हैं। और गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। आगे बात करेंगे हम कर्नाटक के बारे में। अब मैं कर्नाटक में हूँ, यहाँ पर कन्नड़ भाषा बोली जाती है। कर्नाटक के होलगुंडी गांव में भीमा संघ बच्चों की पंचायत, इंपॉर्टेंट बात है कि भीमा संघ बच्चों की पंचायत कहाँ लगती है? तो ये कर्नाटक के होलगुंडी गांव में लगती है। और यहाँ की पंचायत में बड़ों के साथ जो है वो बच्चे भी शामिल होते हैं। तो कहाँ बड़ों के साथ बच्चे भी पंचायत में शामिल होते हैं? तो वो आपका कर्नाटक में होता है। अब उसके बाद हम आगे और थोड़ी बातें जानेंगे। कर्नाटक में बेलवनिका गाँव है, यहाँ प्याज की फसल उगाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, खूंटी की मदद से क्या किया जाता है? खेत की मिट्टी को नरम करा जाता है। और उसके बाद कुरीगे बीज बोने वाला होता है और प्याज बोने के बाद 20 दिन में पौधे निकल आते हैं और इलीगे द्वारा प्याज को पौधों से अलग करते हैं। तो ये जो आपका होता है हल और हथिया जो होती है उससे, मतलब इलीगे का मतलब हल और हथिया जो होते हैं उससे वो क्या करते हैं? प्याज के जो पौधे हैं उन प्याज को पौधों से क्या करते हैं? अलग करते हैं। और कर्नाटक में एक होलगुंडी गाँव है, तो ये अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था इस चीज़ को, तो ये चीज़ आपको होलगुंडी गाँव कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटक में है। इसके बाद हम जानेंगे केरल के बारे में। अब मैं केरल में पहुंच चुका हूं, मैंने यहाँ उडुपी स्टेशन देखा, यहाँ पर गर्मा गर्म इडली वड़ा खरीदा। केरल में इडली वड़ा जो है वो एक फेमस रेसिपी है। ठीक है, तो अब मैं केरल पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर हमने उडुपी स्टेशन यहाँ पर है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि यहाँ के लोग सफ़ेद क्रीम रंग की धोती पहनते हैं और केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपकी मलयालम भाषा बोली जाती है। अब यहाँ पर जो आपने पेड़ देखे, इससे आपको केरल की तो याद आ ही गई होगी, आपने चेन्नई एक्सप्रेस भी ज़रूर देखी होगी। चलिए
अब मुझे नहीं पता वो केरल की थी कि तमिल की थी, बट मैंने एक एग्जांपल दे दिया। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। मलयालम में अमूमा नानी को कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि अमूमा किसको कहते हैं मलयालम में, तो नानी को। और विलम्मा जो आपने, हाँ विलम्मा ही था, आपने सुना होगा, शाहरुख खान बोलता है। तो विलम्मा किसको बोलते हैं, माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को बोलते हैं, और अमूमा नानी को बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो कई बार इससे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। आप यकीन मानिए कि अगर आप जैसे ही ये पढ़ के जाएंगे तो हूबहू क्वेश्चन आपको ऐसे ही अपने एग्जाम में मिलने वाले हैं। तमिलनाडु के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरला है। अगर हम बात करें, अभी हम आपको ये मैप में भी दिखाएंगे, केरल के जो पड़ोसी राज्य हैं वो तमिलनाडु, कर्नाटक, पौंडुचेरी है। और गुजरात के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, दादरा नागर हवेली है। तो ये सारे इनके पड़ोसी राज्य हैं। इनके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, मैप से एक क्वेश्चन पक्का होता है। मैं आपको ये मैप में भी दिखाना चाहूँगी। देख सकते हैं मैप को। अब हम यहाँ पर आपको सबसे पहले तमिल के पड़ोसी राज्य दिखाना चाहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं तमिलनाडु आपको दिख रहा होगा ये नीचे की तरफ। तो तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं उसमें आपका सबसे पहला तो आपको सीधा सीधा दिख गया होगा केरला। तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य है वो आपका केरला हो गया। उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश हो गया, और उसके अलावा आपका कर्नाटक हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इनके पड़ोसी राज्य अगर आप ऐसे देखें तो आप खुद समझ सकते हैं कि तमिलनाडु के जो पड़ोसी राज्य हैं वो केरला, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। आई होप सो कि अब आपको ये चीज़ याद रहेगी। अगर हम बात करें केरला के बारे में कि केरला के पड़ोसी राज्य कौन से हैं, तो आप तमिलनाडु, अगर तमिलनाडु का पड़ोसी केरला है तो केरला का पड़ोसी तमिलनाडु होगा। ये तो एक कॉमन सी बात है। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि अगर मैं आपकी पड़ोसी हूँ तो आप भी तो मेरे पड़ोसी होंगे। ठीक है, इसके बाद आपका तमिलनाडु के अलावा आपका केरला में तमिलनाडु हो गया। उसके अलावा आपका कौन हो गया, कर्नाटक हो गया। जैसे तमिलनाडु का भी कर्नाटक है और केरला का भी जो पड़ोसी राज्य है वो कर्नाटक है। और आपका पुडुचेरी, ठीक है, पुडुचेरी जो है वो भी आपका क्या हो गया, इसका जो बिल्कुल सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं कि सीधे सीधे ये इसका जो पड़ोसी राज्य दिख रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में आपको दिखाना चाहूँगी। आप देख पा रहे होंगे गुजरात कहाँ पर है। तो गुजरात के जो पड़ोसी राज्य हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो राजस्थान, फिर आपका मध्य प्रदेश, उसके अलावा आपका जो है महाराष्ट्र हो गया, और दादर और नागर हवेली आपका जो है हो गया पड़ोसी राज्य। तो आप अगर इसको ऐसे करके देखें तो ये आपके पड़ोसी राज्य आपको दिख रहे होंगे। गुजरात का पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर और नागर हवेली है। तो आई होप तो आप मैप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट निकलवा के एक बार इसको अच्छे से देख लें ताकि चीज़ें आपको क्लियर रहें, क्योंकि मैप से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। अब हम बात करेंगे प्रमुख राज्यों के बारे में। ठीक है, अब हम राज्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियां जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें असम की, तो असम में बहुत बारिश होती है। बारिश की वजह से यहाँ के जो घर होते हैं वो ज़मीन से कितने फीट ऊंचे होते हैं, 10-12 फीट ऊंचे होते हैं। इसी से क्वेश्चन बनेगा, तो आप ध्यान से सुनिए। बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, और ये किस पर बनाए जाते हैं, बांस के खंभे टाइप के होते हैं जिन पे जो इनके घर है वो बनाए जाते हैं। और इनके जो घर होते हैं वो 10 से 12 फीट जो होते हैं ऊंचे होते हैं। उसके अलावा बांस को गरीबों का टिम्बर भी कहा जाता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। और मेलन गाँव जो है वो असम में है। मेलन गाँव कहाँ पर है, तो ये आपका असम में है। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है, ये एक इंपॉर्टेंट। और बिहू से पहले दिन की शाम को उरुका कहते हैं, और भेला घर जलाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपके पॉइंट्स में अक्सर पूछ ली जाएंगी, आपको ये सभी बातें एकदम पता होनी चाहिए। फिर हम जानेंगे लेह लद्दाख के बारे में। लेह लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है, और यहाँ घरों की निचली मंजिल में खिड़की नहीं होती। निचली मंजिल जानवरों के लिए होती है। तो देखिए लेह लद्दाख जो होता है यहाँ पर बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है, और यहाँ के घर जो होते हैं उसमें निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और निचली मंजिल किसके लिए बनाई जाती है, तो ये आपके जानवरों के लिए बनाई जाती है। और छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने, जो पेड़ होते हैं उनके मोटे मोटे जो तने होते हैं उनसे ये छत बनाई जाती है। और छतें समतल होती हैं, ताकि मतलब क्या हो सके, एकदम समतल होंगी आपकी छतें। उसके अलावा यहाँ के घर पत्थर को काट कर एक के ऊपर एक रखकर, जो पत्थर होते हैं उनको काट कर एक के ऊपर एक रखकर इस तरीके से बनाए जाते हैं। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी मैं आपको चीज़ें क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ। उस पर मिट्टी और चूने की पुताई करी जाती है। और यहाँ 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक सुनसान पथरीला मैदानी इलाका है। इतने मीटर की ऊंचाई पर, आपका 5000 मीटर की ऊंचाई पर, जिसे चांगथांग कहते हैं। यहाँ पर चांगथा घुमंतू लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं, चांगथा घुमंतू लोग। चांगथांग का मतलब है जहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते। ठीक है, और जो एक खास तरह की बकरियां पालते हैं, इनकी एक इंपॉर्टेंट बात कि एक खास तरीके की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन मिलती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि पश्मीना ऊन मिलती है इनके बालों से, और पश्मीना शॉल बनती है। और आपका चांगथा अपना सामान जो है वो घोड़ों पर या याक पर लाद कर घूमते रहते हैं, घुमंतू होते हैं। और इनके टेंटों को रेबो कहा जाता है। रेबो के पास भेड़ बकरियों की जगह को लेखा कहते हैं। और एक पश्मीना शॉल जो है, ये एक इंपॉर्टेंट बात कि एक पश्मीना शॉल को जो है वो 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। तो ये अक्सर पूछ लेते हैं ऑप्शन में। ठीक है, एक पश्मीना शॉल जो है उसको बनाने में कितने घंटे लग जाते हैं, तो आपके 250 आवर्स लग जाते हैं, यानी कि 250 घंटे लग जाते हैं। और स्कीटो पुल
गांव जो है वो लद्दाख में है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। लद्दाख में माँ को आमाले और पिता को आबाले कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ स्वागत को क्या बोलते हैं, तो यहाँ स्वागत को झूले झूले बोलते हैं। आप लेह लद्दाख की एक प्यारी सी तस्वीर देख सकते हैं। आप घूमने ज़रूर जाना चाहते होंगे यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल को क्रिएट करने का मोटिव गरीब और असहाय बच्चों की मदद करना है, और अब हमारा दूसरा कदम नेत्रहीन बच्चों की शिक्षा की ओर होने वाला है। तो आप भी अपना अमूल्य योगदान हमारी इस मुहिम से जुड़कर दे सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करना है ताकि ये वीडियो उन लोगों तक पहुँच सके जिन्हें इसकी ज़रूरत है। इससे आप 2 अच्छे काम कर सकेंगे। पहला तो उनको ये वीडियो दे सकेंगे, उन तक ये वीडियो पहुंचा सकेंगे जिन्हें इसकी जरूरत है, जो इसको पढ़कर अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे बिना किसी कोचिंग, बिना किसी इंस्टीट्यूट की मदद से। और दूसरा अच्छा काम आप ये कर पाएंगे कि हमसे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा गरीब और असहाय बच्चों की मदद कर पाएंगे। आई होप सो कि आप दिन भर में इतने शेयर करते हैं तो आपने इस अच्छे काम के लिए एक शेयर जरूर कर दिया होगा। पर अब हम बात करें यहाँ के तापमान के बारे में, तो यहाँ का तापमान आपका 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, तो आप इस चीज़ को सही से देख लीजिए कि यहाँ का तापमान जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मतलब हड्डियों को जमाने वाली ठंड होती है यहाँ पर। और चांगथांग का मतलब ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं। अब बात करेंगे बिहार के बारे में, से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है जहां पर त्योहारों और खुशी के मौकों पर घर की दीवारों और आंगन में चित्र बनाए जाते हैं, और यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, हल्दी, नील, फूल और पेड़ों के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब नेचुरल कलर्स इसमें यूज होते हैं। और बोचाहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है। अभी आपने पीछे पढ़ा था बोचाहा गांव के बारे में, मुजफ्फरपुर जिले के बारे में। यहाँ पर लीची के पेड़ पाए जाते हैं जो मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो यहाँ से चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के मुख्तार गांव में अधिकतर परिवार बुनकर हैं। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर एक पोचमपल्ली जिला है जिसमें मुख्तार गांव में अधिकतर लोग क्या हैं, अधिकतर परिवार जो है वो बुनकर हैं। और यहाँ की बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है, क्योंकि जिले का नाम पोचमपल्ली है। तो यहाँ की जो बुनाई होती है, यहाँ की जो उसको पोचमपल्ली नाम से जानते हैं। और पोचमपल्ली की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं दुनिया भर में। और आंध्र प्रदेश में अत्रेयपुरम गाँव भी है। तो अत्रेयपुरम गाँव कहाँ, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपका आ से आप याद कर सकते हैं, आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ आम के बाग हैं। यहाँ पके आमों का मामड़ी टांड्रा आम पापड़ बनाया जाता है, जो कि आप और हमने बहुत बचपन में खाया है। तो ये आंध्र प्रदेश की ही देन है, आप ये मान सकते हैं। खैर ये मजाक की बातें हैं कि यहाँ पके आमों का मामड़ी टांड्रा यानी कि आम पापड़ बनाया जाता है। ये याद करने के लिए आपको ये चीज़ें आज से आप आम पापड़ भी याद कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसी से छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे गोलकोंडा किला के बारे में। गोलकोंडा किला हैदराबाद में है और यहाँ सन 1518 टू 1687 में, ध्यान रखिएगा कि 1518 टू 1687 में तक क्या किया गया, कुतुबशाही सुल्तानों ने यहाँ पर राज किया। और औरंगजेब की जो फौज थी वो यहाँ पर हमला करने आई थी। और सुल्तान अब्बुल हसन जो है उनको गाने बजाने और कुचिपुड़ी नृत्य का शौक था। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियों की तरह ही कुल्लू शॉल, असम शॉल। अब जैसे आपने देखा कि पोचमपल्ली साड़ी काफ़ी ज़्यादा फेमस है जो आंध्र प्रदेश की है, तो इसी की तरह कुल्लू शॉल, असम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग जो है जो आपकी बिहार की है, कश्मीरी कढ़ाई ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। नल्ला मड़ा भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है। आगे जम्मू कश्मीर के बारे में हम जानेंगे। तो जम्मू कश्मीर में पक्के सीमेंट से बने मकान होते हैं। कश्मीर के हर गली में एक बेकरी खुली होती है। अगर आप कभी कश्मीर गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पर हर गली में एक बेकरी खुली होती है, क्योंकि वहाँ के लोग रोटी नहीं बनाते। कश्मीरी लोग अपनी रोटी घरों में नहीं बनाते, ये बेकरी से ही खरीद लेते हैं। और श्रीनगर के घर कुछ इस प्रकार है। कैसे, श्रीनगर के घरों की अगर हम बात करें तो वो कैसे होते हैं, हाउस बोट। इसमें बाहरी टूरिस्ट रहते हैं, जो बाहरी टूरिस्ट होते हैं वो रहते हैं। और इसकी लंबाई जो होती है वो आपकी 80 फुट होती है और चौड़ाई जो होती है 8 से 9 फुट की होती है। 80 फुट इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी 8 से 9 फुट होती है। इसकी छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी बनी होती है और इसमें एक खाट डिजाइन खत्म बंद होता है। कौन सा खाट डिजाइन तक खत्म बंद होता है, और वो जिक्सा पजल जैसे दिखते हैं। जैसे आपने जिक्सा पजल बचपन में देखी होगी, खेली भी होगी, तो उसी के जैसे ये दिखते हैं। काफी सुंदर नक्काशी इसमें बनी होती है। अब यहाँ के जो पुराने घरों में बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियां लगी होती हैं। तो यहाँ के जो भी पुराने घर होते हैं उसमें बाहर की ओर उभरी हुई खिड़कियां लगी होती हैं और जिन्हें हम डब कहते हैं। ठीक है, लकड़ी के डोंगे की बात करें तो ये बोट की तरह दिखते हैं। डोंगे श्रीनगर की डल झील और झेलम नदी में तैरते हैं। जो ये डोंगे होते हैं वो क्या करते हैं, जो आपकी श्रीनगर की डल झील है और झेलम नदी है वहाँ पर ये क्या करते हैं, तैरते हैं। ओके, इन डोंगों में परिवार रहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, लकड़ी के डोंगों में क्या रहते हैं, परिवार रहते हैं। फिर इसके बाद कश्मीर
के गांवों में पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर घर बनाए जाते हैं। ओके, अभी हमने ऊपर भी एक ऐसे ही घर के बारे में सुना था। और दीवारों पर मिट्टी की पुताई की जाती है कश्मीर में, और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें ढलवा होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा कहते हैं, कई बार पूछा गया है, और इसमें इलायची और बादाम इत्यादि डाला जाता है। बड़ी अच्छी सी चाय बनाई जाती है, इसका मतलब ये है कुल मिला के। खैर, आगे बात करेंगे मनाली के बारे में। मनाली एक पहाड़ी इलाका है और यहाँ मकान पत्थर लकड़ी से बने होते हैं। आप देखा होगा आपने फोटोज़ वगैरह में, सेलिब्रिटीज़ की फ़ोटोज़ वगैरह में, आपने घर में, आपके घर में कोई गया होगा तो आपने देखा होगा कि यहाँ के जो मकान हैं वो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। और यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली की तो खास बात ही यही है, इसीलिए सब लोग वहाँ जाना भी चाहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिजोरम के बारे में। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। मिजोरम में बाँस से बने कप मिलते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि बाँस से बने कप कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके मिलते हैं मिजोरम में। और मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ठीक है, जमीन को साझा मानकर लोगों को बारी बारी से उस जमीन पर खेती करने का मौका मिलता है। और एक टीन जमीन का मतलब होता है एक टीन बीज हम जितनी जमीन में बोते हैं। तो अगर हम एक टीन जमीन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एक टीन बीज जो हम जितनी जमीन में बोते हैं उसको बोलते हैं। अब झूम खेती से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया। झूम खेती एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो झूम खेती जो है वो मिजोरम में होती है। आपको पता होना चाहिए जो आपकी झूम खेती है वो कहाँ होती है, तो ये आपकी होती है मिजोरम में। ठीक है, यहाँ एक फसल कटने के बाद जमीन को कुछ सालों तक क्या करा जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है और उसमें खेती नहीं करते। इसका कारण आप समझ सकते हैं। फिर उस जगह क्या करते हैं, बाहर से जंगल उग जाते हैं और फिर ये लोग उन्हें उखाड़ते नहीं हैं बल्कि उन्हें वहाँ गिराकर जला देते हैं। और ये राख खाद का काम करती है, मतलब जमीन को उपजाऊ बनाने के रखने के लिए ये ऐसा करते हैं। अब हम अगर बात करें चिराव नाच की, तो चिराव नाच का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ये भी कई बार पूछा गया है। चिराव नाच क्या होता है देखते हैं। फसल पकने के बाद यहाँ एक त्योहार मनाया जाता है। सभी एक साथ खाना बनाते हैं, यहाँ पर सब लोग मिलकर एक साथ खाना बनाते हैं। फिर चिराव नृत्य करते हैं और इस नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और वो ढोल की तान जो होती है, ढोल होते हैं, उनको डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। और मुख्य फसल जो है यहाँ की वो चावल है और मिजोरम में 3/4 लोग जंगल से जुड़े हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात कि कितने लोग जंगल से जुड़े हैं, तो आपके 3/4 लोग मिजोरम में जंगल से जुड़े हैं। अब बात करेंगे हम केरल के बारे में। तो मल्लापुरम गाँव जो है वो केरल में है। केरल से आप मल्लापुरम आसानी से याद कर सकते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस नाव का प्रयोग होता है, तो फेरी नाव का प्रयोग होता है। यहाँ वल्लम की लकड़ी से बनी छोटी नाव भी मिलती है। तो ये फेरी नाव और आपका वल्लम की लकड़ी की जो नाव है, इसके बारे में आप सुन सकते हैं। इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, कुछ और बातें जाने, तो कोझिकोड केरल जो है, कोझिकोड जो है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका केरल में है। गाजी खान नामक स्थान कहाँ पर है, गाजी खान नामक स्थान आपका पाकिस्तान में है। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात आपकी हो गई। यहाँ पर एक एक पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि हम नहीं कह सकते कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम जानेंगे राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनकी दीवारें मोटी और छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। राजस्थान के जैसलमेर में 650 वर्ष पुराना, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, घड़सीसर है। सर का मतलब होता है तालाब। इस तालाब को राजा घड़सी ने बनवाया था और यहाँ पानी के स्रोत बावड़ी, तालाब, नौला, धारा, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको पता होगा क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर पानी की कमी पाई जाती है। और बावड़ी को सीढ़ीदार कुआं भी कहा जाता है। इसमें ये सीढ़ीदार कुआं होता है। आपने कहीं ना कहीं बावड़ी देखी होगी अगर आपने कभी टीवी सीरियल वगैरह देखे हो। 1986 में जोधपुर के आसपास सूखा पड़ा था। ये एक इंपॉर्टेंट बात, कई बार ऐसा पूछ लेते हैं। तो 1986 में क्या हुआ था, जोधपुर के आसपास सूखा पड़ा था। तो इन्हीं बावड़ियों को प्रयोग में लाया गया था। यही बावड़ियाँ जो थी वो यूज़ में लाई गई थी। और राजस्थान में टांका बनाकर बारिश का पानी इकट्ठा करने का खास तरीका है ताकि बारिश का पानी इकट्ठा हो, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। और पुराने तालाबों की मरम्मत और नए तालाबों का निर्माण तरुण भारत संघ नाम की एक संस्था करती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि तरुण भारत संघ, कौन सी, तरुण भारत संघ जो नाम की एक संस्था है जो कि इसका काम करती है, जो कि क्या करती है, तालाबों का निर्माण करवाने का काम करती है। बज्जू गांव जो है ये आपका कहाँ पर है, ये आपका राजस्थान में है। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अब हरियाणा के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। हरियाणा में एक सोना गाँव है, ठीक है, और यहाँ मिट्टी के घर हैं। गोबर से लिपाई की जाती है क्योंकि लिपाई से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए गोबर से लिपाई इसमें करी जाती है। छतें लकड़ी के कट्टों से बनती हैं। यहाँ की जो छतें होती हैं लकड़ों के कट्टों से बनती हैं और ऊपर उनके नीम व कीकड़ की लकड़ियाँ बिछा दी जाती है ताकि लकड़ियों में कीड़ा ना लगे। और सोहना से दिल्ली जाने के मार्ग के बीच गुरुग्राम पड़ता है। तो गुरुग्राम कब पड़ता है, तो गुरुग्राम सोहना से दिल्ली जाने के बीच में पड़ता है। अब हम जानेंगे कुछ जानकारी उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा में कालाहांडी जगह है जहाँ भुखमरी की समस्या है।
काला हांडी एक जगह है जहाँ पर किसकी समस्या है, भुखमरी की समस्या है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1997 से 2005 तक 1.500 मतलब आपका कह सकते हैं कि 1.5 लाख किसान जो हैं वो आत्महत्या कर चुके हैं, ठीक है। और कालाहांडी जिले में सर्वाधिक चावल पैदा किया जाता है, तो ये कालाहांडी जिले में सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है, चावल पैदा किया जाता है। और मुकद्दम कर्ज वसूलने वाले को कहते हैं, यहाँ पर जो मुकद्दम हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, कर्ज वसूलने वालों को कहते हैं। देखिए चावल सबसे ज़्यादा यहाँ पैदा किया जाता है, फिर भी दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सबसे ज़्यादा भुखमरी की समस्या देखने को मिली है। बाँस व रस्सी से बना पुल, अगर हम बात करें बाँस व रस्सी से बने पुल के बारे में, तो अब यहाँ पर हम जानेंगे कि कहाँ कैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी में बहुत ही शानदार तरीके से बताया गया, उसी का निचोड़ हमने आपको देने की कोशिश करी है। तो ये ऐसे पुल हैं, बाँस व रस्सी से बने पुल, जो असम में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। वल्लम की बात करें तो ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है, जो अभी हमने केरल के बारे में पढ़ा था ऊपर, तो केरल में बच्चे वल्लम से स्कूल जाते हैं, ये लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। बैलगाड़ी की बात करें तो ये मैदानी इलाकों के बच्चे जो होते हैं वो बैलगाड़ी से स्कूल जाते हैं। बर्फ़ की बात करें तो उत्तर की पहाड़ियों के जो बच्चे हैं वो मीलों फैली बर्फ़ पर चलकर स्कूल जाते हैं। ट्रॉली से, लकड़ी से बना एक झूला होता है, ट्रॉली से वो क्या करते हैं, जाते हैं, मनाली वगैरह में आपने देखा होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पर आपने ट्रॉली देखी होगी, ओके। फिर अगर हम बात करें ट्रॉली से लकड़ी बना झूला जो है लद्दाख में जो बच्चे हैं, आप मनाली की तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ यहाँ लद्दाख में जो बच्चे हैं वो ट्रॉली से स्कूल जाते हैं। और ऊँट गाड़ी, राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी से जाते हैं, तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं ऊँट को, तो ये चीज़ तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। जुगाड़ की अगर हम बात करें तो भाई इंडिया में जुगाड़ बहुत है, गुजरात में बच्चे जुगाड़ गाड़ी से स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो जुगाड़ गाड़ी से गुजरात में बच्चे क्या करते हैं कि देखिए आप देख पा रहे हैं जुगाड़ गाड़ी, तो इससे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। जिनकी भी पिक्चर्स ज़रूरी है वो पिक्चर्स भी हमने आपको शो करी हैं। और जो ऊबड़ खाबड़ वाले आपके पथरीले रास्ते होते हैं, जैसे उत्तरांचल हो गया, तो यहाँ पर बच्चे ऊबड़ खाबड़ रास्ते से ही स्कूल जाते हैं बेचारे। अगर हम बात करें आवास की, तो आवास क्या होता है, तो आवास वह स्थान है जहाँ हम रहते हैं, घर आवास कहलाता है। आवास हमें सर्दी, गर्मी, हिंसक जानवर, इन सभी से क्या करता है, बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब आवास के प्रकार क्या होते हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, एकदम बच्चों जैसी चीज़ें हैं, लेकिन इन्हीं से आपके प्रश्न बनेंगे और इन्हीं को पढ़ के आप 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स ला सकेंगे। तो आवास में बांसों पर टिका घर, आपके बर्फ के घर होते हैं, घुमंतू लोगों के घर होते हैं, हाउस बोट होती है, पत्थर के घर होते हैं, बिना दीवार के घर होते हैं, तो इतने तरीके के घर होते हैं। अब अगर हम एक एक करके बात करें, बांस पर टिका जो घर है, अभी आपने पढ़ा कि असम में 10 से 12 फीट ऊंचे जो होते हैं वो बांस की डंडियों पे घर खड़े किए जाते हैं। यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ऐसा इसको ऊंचाई पर इन घरों को बनाया जाता है। अगर हम बात करें बर्फ़ के घर के बारे में, जहाँ चारों तरफ बर्फ़ होती है, इन बर्फ़ के घरों को इग्लू कहते हैं। आपने अक्सर टीवी में देखा होगा, आपको बचपन में पढ़ाया भी गया होगा। अगर हम बात करें घुमंतू लोगों के घर की, तो घुमंतू लोग बेसिकली टेंट बनाकर रहते हैं, उनका जो टेंट होता है वो उसी में रहते हैं, ठीक है। हाउस बोट की बात करें तो नाव पर बने जो मकान होते हैं, नाव पर आपने मकान देखे होंगे, आपने जो इंग्लिश फिल्में देखी होंगी उसमें हाउस बोट वगैरह देखे होंगे, तो नाव पर बने मकानों को हाउस बोट कहते हैं। ऐसे घर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें पत्थर के घरों की, तो ऐसे घर पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जितने भी पर्वतीय इलाके होते हैं, आप और हम जहाँ ज़्यादातर रहते हैं, तो यहाँ पर भी आप देखें तो पत्थर से ही घर बन रहे हैं। और पर्वतीय क्षेत्रों में भी जो घर बनते हैं वो पत्थर से बनते हैं। इनकी छतें, लेकिन यहाँ पर्वतीय इलाकों की बस एक खास बात होती है कि इनकी छतें ढलवा होती हैं, ठीक है। बिना दीवार के घर जो होते हैं, ऐसे घर अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा कि बिना दीवार के घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये अमेज़न के जंगलों में पाए जाते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं रेंडियर की खाल के घर जो होते हैं, तो उत्तरी ध्रुवीय स्थानों में कुछ चरवाहे रेंडियर की खाल से बने टेंट में रहते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। कहाँ, उत्तरी ध्रुवीय आपके जो स्थान है वहाँ पर। फिर हम बात करें नवडम घर कौन से होते हैं, तो ऐसे घर अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में गीली मिट्टी की मोटी दीवार से बनते हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा ये छोटा करके दिखाती हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर दिखे। ऐसे घर जो होते हैं वो अफ्रीका के उत्तरी घाना राज्य में गीली मिट्टी की मोटी दीवार से बनाए जाते हैं। लोग बाहरी दीवारों को सब्जियों के रसों से क्या करते हैं, लपेट देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। हवा भरे घर जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कि ऐसे घर बाढ़ भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी टीवी में, न्यूज़ चैनल्स में। उसके अलावा तैरते हुए घर, ऐसे घर चीन में पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात है कि तैरते हुए घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके चीन में पाए जाते हैं। यहाँ बहुत से लोग नाव पर बने घरों में रहते हैं। इन घरों को साम्पान कहते हैं। इस घर में लोग सब्जियां, मुर्गी पालन करते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गई। फिर अगर हम बात करें सांप की, तो सांप एक सरीसृप प्रजाति का रेंगने वाला जीव है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। अगर हम जहरीले सांप की बात करें तो वो केवल 4 प्रकार के भारत में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आपका आएगा नाग, किंग कोबरा का, करेत का और दुबोइया का और उपवाई का।
ठीक है। अगर हम नाग किंग कोबरा की बात करें तो ये एक ऐसा सांप है जो अपने अंडे देने व बच्चों को पालने के लिए घोंसला बनाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सांप है जो अपने बच्चों को पालने के लिए और अंडे देने के लिए घोंसला बनाता है, तो वो आपका है किंग कोबरा। किंग कोबरा नाग अपने बच्चों को या अन्य सांपों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो ये एक अलग सी बात हो गई कि भाई लोग कहते नहीं है कि बिल्कुल सपेरे हो रहे हो, ठीक है, सांप हो क्या, तो किंग कोबरा जो है वो अपने ही बच्चों को या अन्य सांपों को भोजन क्या करता है, भोजन के रूप में ग्रहण कर लेता है। नाग या किंग कोबरा का जो विष है वो तंत्रिका तंत्र को नष्ट कर देता है और कोलबेलिया जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं, कोलबेलिया होते हैं, आपने देखा होगा जो आपकी बीन बजाते हैं, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा कि वो बीन बजाते हैं तो नागिन जो होती है वो सांप के रूप में आ जाती है, लाइक दैट। तो जो सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकते हैं उन्हें हम कालबेलिया बोलते हैं। करें नाग गुम्फन की, तो नाग गुम्फन ऐसे डिज़ाइन होते हैं जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए कहाँ पर यूज़ करे जाते हैं, सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर कोई पूछे कि नाग गुम्फन जैसे डिज़ाइन जो रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए यूज़ होते हैं तो वो कहाँ यूज़ होते हैं, तो आप कहेंगे सौराष्ट्र, गुजरात में और दक्षिण भारत में। इसके बाद अगर आगे बात करें तो आपका बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ये तीनों ही वाद्य यंत्र हैं जो कि हमारे जो सपेरे होते हैं उसका यूज़ करते हैं। तो अगर ढोल को छोड़ दें तो ढोल के अलावा बाकी बाजे जितने भी हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो गई। कालबेलिया सांपों को तो ये अपनी बेटियों को शादी के तोहफे के रूप में भी दे देते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो कालबेलिया होते हैं वो सांपों को क्या करते हैं, अपनी बेटी को शादी के तोहफे के रूप में दे देते हैं। और सांप के दांत जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकीले होते हैं, लेकिन ये अपना शिकार चबा कर नहीं खाते, ये इसको निगल जाते हैं। सांप बिल में रहते हैं लेकिन किंग कोबरा पक्षियों के घोंसलों में रहता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि वैसे तो सांप किस में रहते हैं, बिल में रहते हैं, लेकिन जो किंग कोबरा होता है वो पक्षियों के घोंसलों में रहता है। अब हम जानेंगे हमारे पक्षियों के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसमें सबसे पहले हम पढ़ें हाथी के बारे में, हाथी के बारे में कई बार एनसीईआरटी के तहत जो आपका ये ईवीएस का पेपर आता है उसमें पूछा जाता है। तो हाथी किस में रहते हैं, हाथी झुंड में रहते हैं और झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे ही होते हैं। ऐसा इसलिए होता, और देखा जाए तो एक झुंड में 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड का नेतृत्व तो सबसे बुजुर्ग हथनी जो होती है वो करती है। और झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे ही जो हाथी होते हैं वो बड़े हो जाते हैं तो वो झुंड से अलग हो जाते हैं। हाथी 14 से 12 वर्ष तक झुंड में रहते हैं, ठीक है, और 14 से 12 वर्ष तक झुंड में रहने के बाद वे झुंड छोड़ देते हैं और इसीलिए कहते हैं कि झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं, अकेले रहते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एक बड़ा हाथी होता है वो 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते व झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, वह एक दिन में 2 या से 4 घंटे ही सोता है। कितने घंटे सोता है, 2 से केवल 4 घंटे ही सोता है। और हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, उसे गर्मी लगती है तो वो पानी और कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी को गर्मी लगने पर वो अपने कान को हिलाकर हवा कर लेता है, मतलब वो उसको फर्राटे की तरह यूज़ कर सकता है। आपने अगर कभी भी देखा होगा तो देखा होगा कि हाथी अपने कान हिलाते रहते हैं, तो वो उसको अपने फैन की तरह यूज़ करते हैं। 3 माह के हाथी का वजन जो होता है वो 200 किलोग्राम का होता है। और विश्व में सफ़ेद हाथी थाईलैंड में पाया जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है कि विश्व में सफ़ेद हाथी कहाँ पाया जाता है। ज़्यादातर तो हमने काले हाथी देखे हैं, तो जो सफ़ेद हाथी है वो आपका थाईलैंड में पाया जाता है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसने आपका एक क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। फिर अगर हम बात करें बाघ की, तो बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर तक सुनाई दे सकता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। तो बाघ जो होता है कैसे अपने शिकार को बहुत जल्दी ढूंढ लेता है, उसके जो कान है वो अलग अलग दिशाओं में क्या हो जाते हैं, घूम जाते हैं, अलग अलग जगहों की आवाज़ को इकट्ठा करने के लिए। बाघ मौका अनुसार अपनी आवाज़ बदलता भी रहता है ताकि आप उसके झांसे में आ जाएं। और बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भी भांप लेती हैं। जो हवा में कंपन होता है कि मतलब कोई पेड़ों के बीच से गुजरा है या निकला है, तो वो इसको आसानी से भांप लेता है और जो उसको शिकार करने व रास्ता खोजने में भी मदद करता है। इसी तरीके से वो आसानी से शिकार कर पाते हैं, रास्ता खोज पाते हैं। एक बाघ दूसरे बाघ की मूत्र गंध को भी तुरंत पहचान लेता है, मतलब उनके एरिया में कोई दूसरा बाघ आया है वो आसानी से उसकी मूत्र गंध से उसको पहचान लेता है। आगे बात करेंगे स्लॉथ के बारे में। जो स्लॉथ होता है वो अमेरिका के जंगलों में पाया जाने वाला एक भालू के जैसा स्तनधारी होता है। जैसे भालू स्तनधारी होते हैं वैसे स्लॉथ भी जो होता है वो एक स्तनधारी होता है और ये अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, ये पत्तियां खाते हैं। ये अपना पूरा जीवन वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देते हैं और ये 17 घंटे तक पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता रहता है, मतलब बहुत आलसी होता है, 17 घंटे सोता है, ठीक है।
17 घंटे सोता है और पूरी जिंदगी वो अपनी वृक्ष पर उल्टा लटक कर बिता देता है और ये अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। आप देख सकते हैं, इसकी एक तस्वीर भी आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ये स्लॉथ है जो इस तरीके से उल्टा लटका रहता है और 17 घंटे ये सोता रहता है। बहुत ही आलसी जानवर होता है ये। और स्लॉथ जो है वो सप्ताह में एक बार ही शौच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं, मतलब हफ्ते भर खाते रहते हैं और शौच के लिए केवल सप्ताह में एक बार उतरते हैं। और ये 40 वर्ष के जीवन का में इनका जीवन जो होता है वो लगभग कितने वर्ष का होता है, वो 40 वर्ष का होता है। और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियों को खाता है। ये तो वही बात हो गई कि जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद कर देता है। खैर, ये सब याद करने की बातें हैं। तो ये 40 वर्ष के जीवन काल में केवल 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं, क्योंकि ये तब तक एक पेड़ से नहीं उतरता या तब तक एक पेड़ को नहीं छोड़ता जब तक उस पेड़ की सारी पत्तियां खत्म ना हो जाएं। फिर बात करेंगे रैकून के बारे में। रैकून उत्तरी अमेरिका में पाया जाने वाला बिल्ली के समान मांसाहारी स्तनधारी होता है। ये मांसाहारी होता है, स्तनधारी भी होता है और बिल्ली के जैसा होता है ये। रैकून अपने भोजन में मेढक, मछली आदि को धोकर खाता है, तो ये अच्छी बात है भाई, ये धोकर खाता है। कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन कर रहा है। आगे बात करेंगे मच्छर की। तो मच्छर मनुष्य के शरीर की गंध और पैरों के तलवे की गंध और शरीर की गर्मी से ही हमें ढूंढ लेते हैं। तभी हम कहीं भी चले जाएं मच्छर हमारा पीछा करते हुए जरूर आ जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मलेरिया रोग के बारे में, तो मलेरिया रोग जो है मादा एनाफिस मच्छर जो होती है वो काटने से होता है। एक मादा एनाफिस मच्छर होती है जिसके काटने से मलेरिया रोग होता है। मच्छर पानी में अंडे देते हैं, तभी लार्वा आपने देखे होंगे और इन्हें लार्वा कहते हैं। कई बार अपने कूलर के पानी में या फिर बाहर जो नाली वगैरह होती है वहां पर देखा होगा। लक्षण बार बार ठंड लगकर बुखार आता है। इसमें क्या होता है कि बार बार ठंड लगती है, बुखार आता है। मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि ऐसे रोग होते हैं। मलेरिया की परजीवी का वाहक मादा एनाफिस मच्छर काटने पर मलेरिया के परजीवी लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी में प्रवेश कर जाते हैं और मलेरिया रोग की जो दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। और हमने एक और चीज पढ़ी थी कि मलेरिया जो है वो मच्छर के काटने से होता है। ये किसने बताया था? तो ये आपके रोनाल्डो रॉस ने बताया था। किसने बताया था? तो ये आपके रोनाल्डो रॉस ने बताया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। और इसकी जो दवा है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। तो ये भी बात हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। और ये आपको पता होना चाहिए कि मलेरिया जो है वो मादा एनाफिस मच्छर के काटने से होता है। और जो मलेरिया का परजीवी का वाहक मादा एनाफिस मच्छर होता है उसके काटने पर मलेरिया के जो परजीवी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब आरबीसी में वो प्रवेश कर जाता है, जिसकी वजह से मलेरिया हो जाता है। इन बातों का ध्यान रखें। अब मलेरिया के लिए कुछ बेसिक बातें कि जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जिससे मलेरिया के मच्छर पैदा ना हो। आसपास पानी इकट्ठा जमा ना होने दें, गड्ढे को भर दें, पानी में गेम्बुशिया मछली डालें क्योंकि ये मच्छर के लार्वा खाती है। और गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के जिससे पानी में मच्छर के लार्वा बिना ऑक्सीजन के मर जाते हैं। मच्छर स्थिर जल में अंडे देते हैं। कुनेन दवा भी है। ब्रिटेन के सर रोनाल्ड रॉस ने सिकंदराबाद में काम करते हुए 1898 में मलेरिया रोग के कारणों की खोज करी थी और इस कार्य के लिए उन्हें 1902 में चिकित्सा नोबेल पुरस्कार भी मिला था। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और मलेरिया के लिए कुनेन दवा भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें नीली वेल के बारे में, तो नीली वेल क्या है? तो नीली वेल पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़ा जीव नीली वेल है। अगर हम पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे बड़े जीव के बारे में बात करें तो वो आपकी नीली वेल होती है। नीली वेल गलफड़ों से नहीं बल्कि फेफड़ों से सांस लेती है और विश्व में सर्वाधिक नीली वेल प्रशांत महासागर में पाई जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हो गया। इसके बाद रेशम के कीड़े की बात करें तो रेशम का कीड़ा जो है, रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं और रेशम कीड़े का पालन शहतूत के पेड़ पर किया जाता है। भारत में सर्वाधिक रेशम उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है और आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली कलमकरी नामक साड़ियाँ भी बनाई जाती है। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली नामक जिला है जहाँ पर इन साड़ियों का इन साड़ियों को बनाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली कलमकरी नामक साड़ियाँ भी बनाई जाती हैं। और रेशम का नर कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से, लगभग 3 किलोमीटर से वो पहचान लेता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे केचुए के बारे में। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहते हैं और केचुओं को किसानों का मित्र भी कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? केचुआ मिट्टी को खाता है और मिट्टी को भुरभुरा कर देता है जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन एवं जल का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे उत्पादन बढ़ जाता है। इसीलिए ये क्या है? केचुआ जो है वो किसानों का मित्र कहलाता है। और केचुआ जैविक खाद बनाने में भी भूमिका निभाता है। आपने देखा होगा कि जो खेत वगैरह होते हैं वहाँ पर केचुओं की खाद भी डाली जाती है। ठीक है। इसके बाद मकड़ी की बात करें तो मकड़ी जो है वो ऑर्थोपोडा संघ का जीव है।
किसका जीव है? ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। मकड़ी को कीट प्रजाति में सम्मिलित नहीं किया जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि कीट के 6 पैर होते हैं जबकि मकड़ी के 8 पैर होते हैं। मादा मकड़ी मैथुन उपरांत नर मकड़ी को मार डालती है। जो मादा मकड़ी होती है वो मैथुन उपरांत नर मकड़ी जो होती है उसको क्या कर देती है? मार डालती है। डॉल्फिन की बात करें तो डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती हैं और ये एक दूसरे से बात करती हैं। अगर आपने कभी भी डॉल्फिन को देखा होगा तो आप इस चीज को महसूस किए होंगे। अब हम बात करें पक्षी की, तो मैना की अगर हम बात करें तो मैना झटके के साथ अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू की बात करें तो जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, मतलब 270 डिग्री तक जो है ये अपनी गर्दन को क्या कर सकता है? घुमा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें चील, बाज और गिद्ध की, तो चील, बाज और गिद्ध की देखने की शक्ति मनुष्य से कितने गुना ज़्यादा होती है? तो वो आपकी 4 गुना ज़्यादा होती है। कितने गुना ज़्यादा होती है? तो वो आपकी 4 गुना ज़्यादा होती है। अर्थात यदि किसी वस्तु को मनुष्य 2 मीटर दूर से देख सकता है तो ये पक्षी यानी कि चील, बाज, गिद्ध जो है ये इसे 8 मीटर दूर से देख सकते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कठफोड़वा की। किसकी बात करेंगे? कठफोड़वा की। ये सब चीज़ें जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो बेसिक जानकारी है वो हमें होनी चाहिए एंड दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में जल्दी जा रही होंगी। अब बात करें अगर हम यहाँ पर कठफोड़वा की, तो यहाँ पर ये पक्षी जो होता है, आपका जो ये पक्षी होता है लकड़ी में छेद कर उसमें छुपे हुए कीड़े खाता है। लकड़ी में छेद कर देता है और उसमें जो भी कीड़े छुपे हुए होते हैं उनको ये खा लेता है। कौवे की बात करें तो कौवे के घोंसले लोहे के तार लकड़ी की शाखाओं से बने होते हैं। जो कौवे का घोंसला होता है वो किससे बना होता है? लोहे की तार से और लकड़ी की शाखाओं से बना होता है। इसका घोंसला पेड़ की ऊंची डाल पर बना होता है और जो कोयल होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती। तो यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता होती, जबकि एक बहुत ही जनरल सी बात है कि कोयल जो होती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती और यह अपने अंडे कौवे के ही घोंसले में दे देती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, बड़ी चालाक होती है, कुछ खुद काम नहीं करती और कौवे के घोंसले में ही अपने जो अंडे हैं वो दे देती है। इसके बाद बात करें गौरैया की अगर हम, तो गौरैया अपना घोंसला कहीं भी बना लेती है और जैसे कि अलमारी के ऊपर आपने देखा होगा, कई बार आपके घर में भी बनाया होगा, आईने के पीछे, दीवार के आले में, तो ये कहीं पर भी अपना घोंसला बना लेती है। इसके बाद अगर हम बात करें कबूतर की, तो कबूतर भी गौरैया की तरह अपना घोंसला कहीं भी बना लेता है, जैसे पुराने मकानों में, खंडहरों में। इसके बाद हम बात करेंगे बसंत गौरी की। बसंत गौरी पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर क्या करती है? बसंत गौरी पेड़ के तने में अपना गहरा छेद बना देती है जिसमें वो अंडे रखती है। गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, आपने सुना भी होगा। इसके बाद दर्जन की बात करें तो दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों के सी लेती है। मतलब क्या करती है? जो दर्जन होती है वो क्या करती है? अपने ये कुछ पत्ते टाइप के होते हैं, मेरी आर्ट तो ज़्यादा अच्छी नहीं बट फिर भी मैं आपको बता के दिखाती हूँ। पत्ते होते हैं और इनको अपनी चोंच से वो क्या कर लेती है? सिल लेती है। ठीक है, और फिर उसके बीच में एक थैली टाइप का क्रिएट कर देती है, एक थैली टाइप की ये बना देती है जिसमें वो अंडे देती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। अगर अब हम बात करें शक्कर खोरा की, तो ये शक्कर खोरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शक्कर खोरा अपना घोंसला किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटका हुआ घोंसला बनाती है। आपने देखा होगा अगर कभी भी, तो ये क्या करती है? मतलब लटका हुआ घोंसला बनाती है। टीवी सीरियल में देखा हो या कहीं पर भी देखा हो, आप इस चिड़िया को भी देख सकते हैं, इसकी तस्वीर देख सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि इसके घोंसले में जो बाल होते हैं, घास होती है, टहनियाँ होती हैं, सूखे पत्ते, कपड़ों के छिछड़े, मकड़ी के जाले से ये बने होते हैं। ठीक है, मिक्सचर होता है मतलब। अब हम बात करेंगे फाख्ता की। फाख्ता जो होता है वो कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो फाख्ता होता है वो क्या करता है? कैक्टस के कांटे जो होते हैं उनके बीच में और मेहंदी की मेड़ में क्या करता है? अपना घोंसला बना लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे कलचुड़ी के बारे में। कलचुड़ी जो इंडियन रॉबिन कहलाती है, ये अपने अंडे जो होती है वो पत्थरों के बीच बने घोंसले में दे देती है। जो पत्थरों के बीच घोंसले बने होते हैं उसमें ही अपने अंडे दे देती है और इसका घोंसला घास से बना होता है। इसके ऊपर नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछी हुई होती हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्विफ्ट के बारे में। अगर आपको कोई स्पीड ज़्यादा लगे तो आप दोबारा से भी उस चीज़ को सुन सकते हैं, बट ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद बात करेंगे हम स्विफ्ट की। आप इसकी तस्वीर देख पा रहे होंगे। ये विश्व की सबसे तेज रफ्तार की उड़ान भरने वाली पक्षी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व की सबसे तेज रफ्तार की उड़ान भरने वाली पक्षी कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे स्विफ्ट। इसके बाद बात करेंगे हम सचीव पक्षी की। सचीव पक्षी यह दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली विशाल चिड़िया है और यह जहरीले सांपों का शिकार करती है। तो एक इंटरेस्टिंग बात कि एक चिड़िया जो है वो जहरीले सांपों का क्या कर लेती है? शिकार करती है। ये दक्षिण अमेरिका में पाई जाती है और ये विशाल चिड़िया है, बहुत विशाल होती है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं और ये क्या करती है? जहरीले सांपों का शिकार करती है। ऑलराइट, इसके बाद हम बात करेंगे कैसोवरी की। न्यूगिनी में पाए जाने वाली विश्व में सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया होती है। जो कैसोवरी होती है वो न्यूगिनी में पाई जाती है और ये विश्व में सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया है।
ठीक है। सबसे क्रोधी और खतरनाक चिड़िया कौन सी है? कैसोवरी, जो न्यूगिनी में पाई जाती है। फिर बात करेंगे डोडो पक्षी की। डोडो पक्षी जो है ये मॉरिशस में पाया जाता है और ये वर्तमान में विलुप्त हो चुका है। आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे जानवरों के दांत के बारे में। ये सब इतनी बेसिक चीजें हैं, लेकिन इन्हीं से प्रश्न आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गाय के दांत की। गाय के जो आगे के दांत होते हैं वो छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए, जबकि पीछे के दांत जो होते हैं वो बड़े और चपटे होते हैं ताकि वो चबा पाएं। घास वगैरह चबाती हैं और घास चबाने के लिए उनके जो पीछे के दांत होते हैं वो चपटे होते हैं और बड़े होते हैं। आपने कभी भी गाय को देखा होगा तो आप उसके दांतों पर अगर कभी भी गौर करेंगे तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम करें बात गिलहरी की, तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांत से काटने कुतरने के कारण वो घिसते रहते हैं। उनके दांत क्यों हमेशा बढ़ते रहते हैं? देखिए, उनके दांत अगर बढ़ते रहते तो एक दिन बहुत बड़े हो जाने चाहिए, लेकिन क्योंकि वो काटती और कुतरती रहती हैं तो उनके जो दांत हैं उनमें घिसाव होता रहता है, जिसके चलते उनके दांत बढ़ते भी रहते हैं और घिसते भी रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कुत्ते की, तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मूल मल मूत्र की गंध से ही जान जाता है कि उसके इलाके में कोई बाहर का कुत्ता आया। आपने देखा होगा कि अक्सर डॉग्स फर्जी में भौंकने लगते हैं, तो इसका कारण एक ये भी होता है, या कोई भी बाहर के इलाके का कुत्ता उनके इलाके में आ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा बार्किंग करने लगते हैं। उसके बाद बात करें लंगूर की, तो लंगूर अपने पास आती मुसीबत, शेर, चीता आदि को देखकर एक खास तरह की आवाज़ देता है। इसके बाद अगर हम बात करें बिल्ली की, तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं मांस काटने और फाड़ने के लिए। कहीं ना कहीं बिल्ली जो है वो मांसाहारी होती है और वो मांस को काटने और फाड़ने के लिए उसके जो दांत हैं, मतलब भगवान ने हर चीज़ क्या करी है, एक मतलब सोच समझ के बनाई है। तो कहीं ना कहीं बिल्ली के दांत जो होते हैं वो इसीलिए नुकीले होते हैं क्योंकि वो मांसाहारी होती है और वो मांस काटने और फाड़ने में उसके काम आते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें मछलियों की, तो मछलियों खतरे की चेतावनी एक दूसरे की विद्युत तरंगों से देती हैं। और चूहे की बात करें तो चूहे में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने और स्वाद की क्षमता जो होती है वो बहुत तीव्र होती है। तभी आपने देखा होगा ज़्यादातर जहाँ पर भी खाने पीने की चीज़ें रखी होती हैं वहाँ पर चूहे बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कुछ विशेष बातों के बारे में। तो विशेष में उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल है और उसे फूलों की घाटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पहाड़ों के बीच में एक ऐसी उनकी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल है और इसीलिए उसको फूलों की घाटी भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला, और यहाँ गुलाब की खेती भी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके अलावा गुलाब की खेती तो होती है, इससे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार होता है और इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। गुलाब जल जो होती है वो ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती है, ये भी एक बात बताई गई है एनसीईआरटी में। और उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में किन के फूलों की सब्जी भी बनाई जाती है? तो आपके कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। इसके बाद बात करें तो केरल में केले के फूलों की सब्जी बनती है और महाराष्ट्र में सहजन के फलों की पकौड़ी बनाई जाती है। और गुलदाबरी में और जीनिया के फूलों से, एक गुलदाबरी और जीनिया के फूल होते हैं उनसे रंग बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं और रंग बिरंगे पत्ते वाले जो पौधे होती हैं उनकी जड़ें, क्रोटोन, जमीन के बहुत अंदर तक पाई जाती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे रेगिस्तानी ओक की, जिसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। तो आपका जो रेगिस्तानी ओक होता है, मैं थोड़ा इसको इधर कर देती हूँ ताकि आपको चीजें क्लियर दिखे। तो रेगिस्तानी ओक नामक पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें तो यह बहुत लंबा होता है और इसकी जड़ें जमीन में इतनी गहरी जाती हैं कि वो पानी तक पहुंच जाती हैं और यह पानी पेड़ के तने में इकट्ठा होता रहता है। और जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो इस इलाके के लोग तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकालते हैं। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसके जो तने होते हैं, इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत अंदर तक होती हैं कि वो पानी तक पहुँच जाती हैं और यहाँ पर इनके तनों में ही ये जो पानी होता है वो स्टोर होता रहता है। और जब कभी भी पानी की कमी हो जाती है तो लोग इसमें एक पाइप का इस्तेमाल करके, इस इलाके के जो लोग होते हैं वो अंदर एक पतले पाइप का इस्तेमाल करके पानी निकाल लेते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, इसीलिए इसको हम रेगिस्तानी ओक कहते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे बरगद के बारे में। तो बरगद के पेड़ की लटकन, जिसकी जड़ें होती हैं, मतलब जो आपने देखा होगा कि बरगद का जो पेड़ होता है उसमें कुछ लटकन टाइप की होती हैं जो कि क्या होती हैं? इसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं। कहाँ से निकलती है? टहनियों से, और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं जो पेड़ का सहारा बनती हैं, पेड़ के लिए एक सपोर्ट सिस्टम का काम करती हैं। फिर बात करेंगे टैपियोका के बारे में। तो टैपियोका केरल में जमीन के नीचे उगाया जाता है। साबूदाना टैपियोका स्टार्च से बनाया जाता है। तो ये इनकी एक मतलब मेन कह सकते हैं डिश भी है, ठीक है। आगे बात करेंगे घटपर्णी, कीट भक्षी पौधा या शिकारी पौधा। घटपर्णी बोलते हैं इसे, कीट भक्षी पौधा या शिकारी पौधा, शिकार करने वाला पौधा कहते हैं। इसके बारे में भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब इसको पढ़ लेते हैं। जो कीट भक्षी पौधा होता है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एवं भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और भारत के मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। और ये पौधे कीड़े मकोड़े, चूहों, मेढकों को खाता है।
घटपर्णी मुख्यतः उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको कोई नहीं बताएगा कि जो ये पेड़ है वो कहाँ पाया जाता है। जहां पर भी मिट्टी में नाइट्रोजन का अभाव रहता है वहां पर घटपर्णी मुख्यतः पाया जाता है। और नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए यह जीवों का शिकार करता है, और क्योंकि नाइट्रोजन की पूर्ति करनी होती है और इसकी पूर्ति के लिए ही वो जीवों का क्या कर लेता है, शिकार कर लेता है। इस पौधे में विशेष प्रकार की गंध निकलती है जिससे आकर्षित होकर ही विभिन्न प्रकार के जीव इसके शिकार हो जाते हैं। मतलब इसमें एक आप देखें तो ये पत्ते में एक मुंह टाइप का होता है जो खुल जाता है, और जब कीड़ा इसके अंदर आ जाता है तो ये बंद हो जाता है और उनको खा जाता है। ठीक है, शिकारी पौधा लंबे घड़ेनुमा आकृति का होता है, घड़े की आकृति का होता है आप कह सकते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोई जीव इसके मुख के पास पहुंचता है तो पत्तीनुमा आकृति के ढक्कन से बंद हो जाता है। पत्तीनुमा आकृति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये पत्तीनुमा आकृति जो होती है ये बंद हो जाती है और वो उसमें दब जाता है और इसका शिकार हो जाता है। और ये पौधा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या करता है, भोजन भी बनाता है, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए जीवों का शिकार, मतलब ऐसा नहीं कि भोजन नहीं बनाता केवल शिकार करता है, भोजन भी बनाता है लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये शिकार भी कर लेता है। बाद हम जानेंगे लाइकेन के बारे में। लाइकेन एक कैसा पौधा होता है, एक सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल के बीच में सहजीविता का परिणाम, एक रिजल्ट होता है। एक्चुअली कवक जो होता है वो किस रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, लेकिन इसमें क्या नहीं पाया जाता, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन नहीं बना पाता, ये सड़े गले स्थानों पर पाया जाता है और उसी से भोजन भी ये प्राप्त करता है। जो शैवाल होता है वो हरे रंग का होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। जितने भी हरे रंग के पौधे होते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जैसे है ना, आपको पता होगा। और ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन इसकी मुख्य समस्या, इन दोनों की मुख्य समस्या क्या है, आधार है। अगर हम इसकी मुख्य समस्या की बात करें तो आधार है। उसकी मुख्य समस्या क्या है कवक की, कि वो खुद से भोजन नहीं बना पाता, और शैवाल की क्या है कि उसको आधार चाहिए। तो अगर हम बात करें कवक और शैवाल की, तो कवक और शैवाल के मध्य सहजीविता से कवक को शैवाल से भोजन प्राप्त होता है, जबकि शैवाल को क्या प्राप्त होता है, कवक से आधार प्राप्त हो जाता है। लाइकेन जो है वो वायु प्रदूषण का सूचक है, जो हमारे वायु में प्रदूषण है, इसीलिए लाइकेन उसका एक तरीके से इंडिकेटर है। जल वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन स्वतः सूख जाते हैं, और जब भी जल वातावरण में क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए तो लाइकेन अपने आप ही सूख जाएंगे। ताजमहल के पास मथुरा तेल शोधन करने वाली फैक्ट्री है जिससे सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अब ताजमहल के पास एक मथुरा तेल शोधन करने वाली फैक्ट्री है जहां पर क्या निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसीलिए ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए उसके चारों तरफ लाइकेन लगवाया गया है, इसीलिए लाइकेन लगवाया गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ताजमहल को सुरक्षित रखने के लिए या ताजमहल के चारों तरफ लाइकेन क्यों लगवाया गया है, क्योंकि उसके पास एक मथुरा तेल इसके पास एक तेल शोधन करने वाली मतलब फैक्ट्री है जहां से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और इसीलिए लाइकेन को लगाया गया है ताकि ताजमहल क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कोई भी टेट एग्जाम हो आसानी से वो इससे क्लियर हो सकते हैं। अगर हम बात करें जेट्रोफा की, तो जेट्रोफा मूलतः ब्राजील का पौधा है। कहाँ का पौधा है, ब्राजील का, और जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। अब अगर हम बात करें नवकरणीय ऊर्जा की, तो ये आपकी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतपीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा होती है। जेट्रोफा का उत्पादन शुष्क क्षेत्र, जो जितने भी शुष्क क्षेत्र होते हैं उनमें किया जा सकता है, इसीलिए जेट्रोफा की भारत में सर्वाधिक खेती राजस्थान राज्य में की जा रही है। ठीक है, बायोडीजल बनाने के लिए जेट्रोफा के जैसे ही भारत में निम्न पौधे भी पाए जाते हैं। कौन कौन से बायोडीजल बनाने के लिए पाए जाते हैं, जैसे कि आपका पोंगोनिया हो गया, करंज हो गया। ओके, फिर बात करेंगे हम क्रोटन की। जो क्रोटन होता है वो जल की सूचना देने वाला एक प्राकृतिक पौधा होता है। क्या होता है, एक प्राकृतिक पौधा होता है। क्रोटन की जड़ें उथली हुई होती हैं, ठीक है, उथली हुई होती हैं, और जब खेतों में नमी कम हो जाती है तो इससे क्रोटन सूख जाता है, और तब पता चल जाता है कि जब मुख्य फसल की सिंचाई करना है, और पता चल जाता है कि भाई क्रोटन सूख गया है, इसका यानी कि अब क्या मतलब है कि जो मुख्य फसल है उनकी सिंचाई करना है। तो इसीलिए क्रोटन लगाया जाता है ताकि जल की सूचना मिल जाए। एक प्राकृतिक पौधा होता है जिसकी जड़ें उथली होती हैं, और जब भी खेतों में नमी कम हो जाती है तो अपने आप सूख जाता है, और इससे जो किसान होते हैं उनको पता चल जाता है कि फसल सूखने वाली है, अब इसकी सिंचाई करना जरूरी हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जितने भी टॉपिक्स बचे हैं वो हम अपनी महामैराथन वीडियो पार्ट 2 में कंप्लीट कर देंगे, और इन 2 वीडियोस को पढ़ने के बाद आपको ईवीएस में कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपका कोई भी टेट एग्जाम हो, आप आसानी से 30 आउट ऑफ 30 इसमें स्कोर कर सकते हैं। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7897432904। पीडीएफ का प्राइस मात्र 25 रुपए है, और ये प्राइस भी सिर्फ और सिर्फ हमने इसलिए रखा है कि इससे जो भी रेवेन्यू हमें कलेक्ट होगा उसको हम पुअर चिल्ड्रन की हेल्प करने के लिए लगाने वाले हैं। तो अगर आप ईवीएस के नोट्स खरीदते हैं तो आपको केवल ईवीएस के नोट्स ही नहीं मिल रहे, बल्कि आप इन बच्चों की खुशी का कारण भी बन रहे हैं।
आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिसे इनकी ज़रूरत है। उसके अलावा अगर आप हमें मॉरल सपोर्ट करेंगे तो जो सफ़र तय करने के लिए हम इस चैनल में आए हैं उस सफ़र को हम जल्दी तय कर पाएंगे और आप भी उन गरीब बच्चों के चेहरे के मुस्कान का एक कारण बन पाएंगे।